टायरोसिन काइनेज पाथवे का एक्शन होता है आपका टायरोसिन काइनेज से, और ये मैंने आपको बताया में से लास्ट में एक में एमसीक्यू आता है सी कैम जो है उसमें से फ्लैट चैम्प उसका IP3 का गोट है उसमें। और टायरोसिन काइनेज और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और GMP में आपके जो है ग्रैंड पाउस का है ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन आपका। और डोर्सल सरफेस से आपकी सिर्फ एक नर्व निकल रही होती है जो कि ट्रोकली होती है, वो कर रही होती है स्प्लाई। और इसका एक सिनेरियो आता है कि वो स्टेयर से उतरते वक्त राइट साइड या लेफ्ट साइड पे हेड टिल्ट करता है, तो नॉर्मल साइड पे टिल्ट करता है, और जो आपकी ट्रोकलिया डैमेज होती है वो उसकी अपोजिट साइड की होती है, ठीक है, ये कंपनसेशन में टिल्ट कर रहा होता है। और दूसरा जो आपकी है ना क्रेनियल नर्व फ्रंटल डिप्लोपिया वो, ठीक है, ये ट्रोकलिया के आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है पेशेंट सर्जन। अब मुझे कोई बताएगा एल्व्यूलर, और वो किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल, हाँ लेकिन ट्राइजेमिनल मैंडिबुलर ब्रांच है ट्राइजेमिनल। यस, यस बिल्कुल ट्राई। और फिर वो आपके इन्फीरियर एल्वियोलर देती है, ठीक है। तो लोअर लिप की नमनेस आएगी तो आपने इन्फीरियर एल्वियोलर लगाना है, और इसके इस दफे इन्होंने दूसरा नाम दिया हुआ है इन्फीरियर डेंटल नर्व। अच्छा, मीडियल इन पोप्लिटियल फोसा इज पोप्लिटियल आर्टरी। यहाँ पे पहले आर्टरी होती है मीडियली, फिर उसके बाद वेन होती है, और फिर नर्व होती है। बाकी हम लोगों ने हर जगह जो है वैन और नेवल वाला निमोनिक पढ़ा होता है ना, यहाँ पे फोसा में आते आते वो चेंज हो जाता है उनका जो सीक्वेंस होता है। तो पहले आर्टरी पढ़ी होती है मीडियली, फिर वेन पढ़ी होती है, और फिर नर्व पढ़ी होती है। नंबर 8 है विच मसल डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, डी माइलोहायोइड। अच्छा मुझे बताएंगे मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कौन सी आर्च से ड्राइव होते हैं? सेकंड। सेकंड। गुड। और अब मुझे बताएं कि फेशियल हाइपोप्लेजिया है तो कौन सी आर्च जो है मतलब कि वो, हाँ जी फर्स्ट। ठीक है। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट। थर्ड एंड फोर्थ। नहीं फर्स्ट ही है, क्योंकि आपके मसल्स वहाँ फर्स्ट से बनते हैं ना फेशियल के सारे। अच्छा अब मुझे ये बताएं आप लोग के जो मैंने एक नर्व का सीक्वेंस बताया था ना सारी आर्ट वो आर्चीज को याद करने के लिए, वो बताएंगे मतलब से 5, 7, 9, 10। यस 5 9 और 10 2 को करते हैं, 4 और 6 को 5 होते नहीं है। चलो ठीक है, अब ये सारे MCQs आते हैं। फ्रेंजियल फर्स्ट से जो है ना आपकी मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, और मसल ऑफ मेस्टिकेशन सबको ट्राइजेमिनल कर दी होती है आपकी, ठीक है। तो 5 फर्स्ट को ये आप लोग इस तरह से याद करना आसान हो जाता है जब आपको चीज़ें पता होती हैं। ट्राइजेमिनल आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को करती है, फेशियल आपके मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन को कर रही होती है। अब इसमें जो एक मेस्टिकेशन के अलावा है वो माइलो आयोड है, और एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है। पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक आपके फेशियल से ही होती है, लेकिन इस दफ़ा जो हमें MCQ आया था वो टेंसर विलाय पैलेटिनी वाला आया हुआ था, तो वो भी आपकी ट्राइजेमिनल करती है, ठीक है। 9 है मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, रिड्यूस इजेक्शन फेज। कभी कभी रिड्यूस नहीं दी होती तो आप उसके बाद आप रैपिड इजेक्शन फेज को सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अच्छा रिड्यूस इजेक्शन फेज, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एओर्टिक प्रेशर जो है रिड्यूस और मिनिमम आपका होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। आपका मिनिमम हो रहा होता है जब आपकी आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जब आप जब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एओर्टा की इक्वलिटी, तो उसके बाद आपका वेल्व ओपन होते हैं और आपका जो ब्लड है वो सारा इजेक्ट हो जाता है, और जैसे तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और फौरन ही जो है उसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आगे इस वगैरह में जाना स्टार्ट हो जाता है ब्लड, ठीक है। ये वो कार्डियक साइकिल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसमें मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर का ही आता है। रिड्यूस इजेक्शन इज ग्रेटर देन रैपिड। अच्छा एक तो ना निमोनिक से याद करना आसान होता है MCQs, लेकिन एक जो चीज़ मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, तो पॉइंट्स ऊपर नीचे हर MCQ की याद रखोगे ना तो भी आपके लिए ईजी हो जाता है। मैं भी आपको बताऊंगी कि ये लोग
अच्छा नेक्स्ट है द सेमी लूनर वेल्व ओपनिंग इज सीन एट विच फेज। अब आप देखो रैपिड इजेक्शन, वेल्व ओपन होगा तो इजेक्शन होगी ना तब तक, वरना आइसोमेलिशन होती रहेगी। तो जैसे ही प्रेशर इक्वल टू एओर्टा हो जाएगा आपका इजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं। प्रेफर बिगिनिंग ऑफ रैपिड इजेक्शन फेज और कैन बी एंड ऑफ आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन if no other options available. At the beginning of isovolumetric contraction, valve produce first heart sound. Of isovolumetric contraction, aortic valve closes. At the beginning of rapid ejection, aortic valve. ये मुश्किल करके लिखा हुआ है लेकिन आप बड़ा अच्छा करके लिखा हुआ है, पूरा एक वो अच्छे से ना तो फिर कभी नहीं भूलेगा ये। अच्छा लो ग्रेड फॉलिकुलर लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इसको मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, एफ से फॉलिकुलर और एफ से 14-18, ठीक है। फॉलिकुलर एफ से 14, एफ से 14-18। अच्छा अब माइक ऑन करके मुझे बताते जाएं 11-22 किसका है। Philadelphia chromosome. नो कोई सेल और। है, AML, एवी mental cell limit. यूएमएल। नो एक ने सही बताया सार्कोमा। यस अब इसको ना इस तरह याद किया हुआ, माइक ऑफ कर लिया। हाँ कि 11 मतलब यार है, मतलब 11/m। मुश्किल है ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी निमोनिक से याद करना पड़ता है जब इस तरह की रटेबल चीज होती है, और ये निमोनिक भी आपको रेपिटेशन से याद होते हैं। 11/m मतलब कि यार भाई तो एम ही बातें मारता है, तो 11/इवनिंग। अच्छा इसके बाद 15-27 मुझे नहीं पता किसका है, मैंने नहीं पढ़ा। 8-21 और फिलाडेल्फिया वाला जो है 9-22 एम एल क्रोनिक है ना, तो उसका 9-22 है। और एम से एक एक माइनस कर दो, एक 9 में से माइनस करो, एक 22 से। 821 ए एम एल का है और 922 सी एम एल का है। ये इसलिए मुझे ना अभी तक याद है, मैंने इस तरह रट्टा मारा हुआ था। और ये नीचे वाला E8 बरकत लिम्फोमा। Burkitt बरकत। बरकत। lymphoma. 14 अगस्त बरकत वाला दिन, ठीक है। अब आप लोग ना ये अपनी बुक्स पे ये फायदा होता है, जो आपको नहीं आ रहा था उसको मार करो, और जो इस तरह के एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो लिखा करो। तो आप लोग अभी ना बुक्स पहली फुर्सत में अपनी अपनी बुक्स ले लो 18। अच्छा 12 है लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ विशन एंड न्यूप्लेसिया। ये बहुत आता है, जो आपकी लोकल है ना ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इन्फेक्शन वहाँ पे होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर सेल डिस्ट्रक्शन जैसे ग्रोथ हो रही होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। लोकली ये होते हैं, और नीचे वाला ही एमसीक्यू इन एडिमा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। इन्फेक्शन से भी हो जाता है, फाइब्रोसिस से भी वो फाइब्रोसिस से मतलब कि वो ग्रोथ हो रही होती है ना हीलिंग करते वक्त, खैर फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब आप इन दोनों को ना एक और एक में लिम्फेडिमा का सेम एमसीक्यू आता है, बस आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। अच्छा 14 है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बिहाइंड द रूट ऑफ लेफ्ट लंग विच आर्टरीज। अच्छा अभी इनका रिलेशन जो है ना नर्व्स का आता है एमसीक्यू। इस दफा देखो इन्होंने थोड़ी सी स्टेम को चेंज कर दिया है, सीधा सीधा भी पूछते हैं कहीं पे भी लेफ्ट लंग के आगे क्या पड़ा है, पीछे क्या पड़ा है, या लंग्स के आगे क्या है, पीछे। तो इधर इन लोगों ने जो है ना इसका ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसका लेफ्ट लंग कंप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेगस। अच्छा से एक्सप्लेनेशन में लिखा है एजाइगस वेन एंटीरियर टू राइट, aorta is posterior to left, phrenic is anterior root, फ्रेनिक पी से पहले, ठीक है। और दोनों लंग्स के फ्रेनिक नर्व एंटीरियर टू रूट ऑफ लंग्स एंड वेगस नर्व पोस्टीरियर टू रूट ऑफ लंग्स। अच्छा अब इन्होंने जो है ना लेफ्ट लंग का पूछा हुआ है बिहाइंड द, और इसमें इन लोगों ने एओर्टा नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि जो दोनों के पीछे फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू आता है, अगर इन्होंने दिया होता ना हमें लेफ्ट लंग के पोस्टीरियरली, तो हमने पहले एओर्टा को चूज करना था। वेगस पी और पी से फ्रेनिक आ गया आपकी। क्वेश्चन नंबर 15 है कपल मैरिड 2 years ago, फीमेल डिड menstrual cycle is normal, the phase which indicate the girl of an girl, a girl which when ovulation start। इतना लंबा सिनेरियो है, पर बस ये पूछा हुआ है किस स्टेज पे जब ओवुलेशन स्टार्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मिनार्की कहते हैं, ठीक है। ये आपके रफी में लिखा हुआ है थिलार्ड की मिनार्ड की। एक और था, तो पहला वो ब्रेस्ट बर्ड अपीयर होता है थिलार्ड की होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको मिनार्ड की कहते हैं, बस पूछा हुआ है। अच्छा एसोसिएशन ऑफ HLA B5
तो वो B5 की जो है वो बेचर डिजीज के साथ होती है। अच्छा B27 का किसके साथ होती है? एक्चुअली बी Encephalitis. syndrome. एयर जो वो है ना निमोनिया। अच्छा मुझे हाँ, चारों ऑप्शन में होंगे तो आप किस चारों ऑप्शन में Rye syndrome है। राइटर सिंड्रोम, राइटर हाँ सिंड्रोम। रीटर्स, हाँ यस रीटर्स है, उसका रापा है, उसका निमोनिक जो ना वो रापा करके है उस ठीक है। तो उसमें आप रीटर्स को सिलेक्ट करोगे और ये MCQ आया भी हुआ ऑप्शन देखा होगा। अच्छा और D Q2 और DQ8, डी से याद क्या होगा आप लोगों ने? डी से Celiac DQ disease। मेरी कोई हाँ हाँ, डेयरी से, डी से डेयरी वाला, और डेयरी मतलब ग्लूटन और सारा सीलिएक डिजीज। और हमें आया था DR4 वाला। DR4 किसके साथ होता है? Rheumatoid arthritis। रूमेटाइड आर्थराइटिस। अच्छा जो माइक ऑन नहीं ना कर सकते वो टाइप करते जाएंगे, ठीक है। हाँ ये इन्होंने टाइप किए हमें, दूसरी बात है मैडम, इसलिए यही होगा नो एविटेबल। नहीं एपेक्स तो नहीं डॉक्टर नसरीन, ये ना पोस्टीरियर टू लेफ्ट लंग एओर्टा है, एपेक्स वगैरह नहीं। एपेक्स के बगैर भी है अगर, और दोनों के पीछे है तो फिर वो दोनों के पीछे वेगस और दोनों के आगे फ्रेनिक है, और एक अलग अलग का पूछें तो फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा। हाँ रूट ऑफ लंग, एपेक्स नहीं। अच्छा ये रापा है, आपने रीटर्स को ना करना है, ये बताया बस मैंने। अच्छा नेक्स्ट है। अच्छा अब डी जो रफी में टेबल है ना उसमें DR5 में जो लिखी हुई है वो आपकी बाकी की लिखी हुई है, हशीमोटो थायराइडाइटिस और पर्निशियस एनीमिया। और जो B5 में लिखी हुई है वो सिर्फ बेशेट डिजीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बस आप 5 का याद कर लो, इनमें से कोई लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मदर हैड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी बेबी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो इसमें से दो ऑप्शंस ठीक है आपके, ई वाला भी ठीक है, लेकिन इसमें सीक्वेंस में ना सबसे पहले प्रीमेच्योरिटी आता है, ठीक है। और माइक्रोकेफेली भी मोस्टली ऑप्शन आता है तो उसको भी चूज, लेकिन आपने पहले प्रीमेच्योरिटी करना है फिर माइक्रोकेफेली करना है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ RBC। ये भी मेरे ख्याल है मैं तीसरा पेपर में देख रही हूँ, सेम MCQ बार बार आता है। साइटोप्लाज्म में आपका जो है ना मैम आंसर है में साइटोप्लाज्म और न्यूट्रोफिल किया है, तो क्या सही होगा इसमें? जो आपका, अच्छा न्यूट्रोफिल नहीं है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ RBC ही है, ठीक है। लेकिन आप ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स वो ऑलमोस्ट हर सेल में प्रेजेंट होता है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स में भी होता है, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शन कराने होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन, फिर वो सारा तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ने आपके हर सेल में हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ मे बी उसकी स्टेम चेंज हो जो आप कह रहे हो, या RBC ना हो, पर इसका साइटोप्लाज्म ऑफ RBC ही है। ये मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ और बहुत पढ़ा हुआ है। 19 है, गर्ल गेव बर्थ टू स्टिल बर्थ चाइल्ड, कैबरगोलिन सप्रेस लैक्टेशन बाय डिक्रीजिंग प्रोलैक्टिन बाय इट्स एक्शन ऑन D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो डोपामिन का D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट देते हैं, ये भी याद रखना, एंटागोनिस्ट नहीं एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट हम क्यों देते हैं, कोई बताएगा? थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप याद रखें ना तो प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन को को के लिए। इनहिबिट करने के लिए। प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर है ताकि इनहिबिट हो जाए। हाँ ये D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट बढ़ा रहे हैं, वो फंक्शन है कि उसने प्रोलैक्टिन कम करना है, जो है ना वो हम लोग बढ़ा रहे हैं डोपामिन को, ठीक है। तो वो इन रिटर्न जो है वो प्रोलैक्टिन को सप्रेस कर देता है। अच्छा तो डोपामिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? हम डोपामिन बढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा, तो कौन सी डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड होता है? साइकेट्रिक इलनेस है उस, बताएं इनफर्टिलिटी। कौन सी? नो हाँ वो तो नहीं नहीं, उससे नहीं होता ना, वैसे उससे भी होता है, आपका प्रोलैक्टिन कम हो रहा है, लेकिन पूछना चाह रही हूँ कि इसमें डोपामिन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पार्किंसन कम होता है तो इंक्रीज किस में होता है? हाँ क्या कह रहे हो आप?
स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा होता है और पार्किंसन में डिक्रीज हो जाता है, और डोपामाइन इज योर प्रोलैक्टिन इनहिबिटर। बस ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है पीछे। विच वन इज डिफ्यूजन लिमिटेड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डिफ्यूजन लिमिटेड गैस है। अच्छा, जो आपकी डिफ्यूजन लिमिटेड का मतलब होता है, मोनोऑक्साइड है। हाँ मैंने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो बोले। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो आपके आपको पता है कि एक डिफ्यूजन जो होती है ना, तो सोलबिलिटी पे ये इनका क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि इनका स्मॉल साइज है, सोलबिलिटी लिपिड सोलबिलिटी ज़्यादा है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन फैक्टर्स ये होते हैं, तो इनके थ्रू जो है ना आपकी गैसेस एक्सचेंज आपको हो रहा होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो लिमिटेड का मतलब होता है कि कहाँ पे जाके जो है ना ये कर देगी डिफ्यूजन को। अच्छा, गैस एक्सचेंज इज कंसिडर डिफ्यूजन लिमिटेड एट विच अ गैस इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन इज लिमिट। ठीक है, इज लिमिटेड मतलब कि कौन सी गैस है उसको लिमिट कर देगी आपके डिफ्यूजन को। ये कॉन्सेप्ट, और ये डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, ability पे, और इसमें ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूजन लिमिट से आपका जो है उस रेट को लिमिट करते हैं, क्योंकि ये फौरन जो है ना इक्विलिब्रेट हो जाती है आपका एल्वियोलर एयर और कैपिलरी ब्लड से, ऑक्सीजन जो है आपकी, इसलिए इसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है ऊपर। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। और परफ्यूजन का मतलब आपको पता ही है, पल्मोनरी कैपिलरीज जो है, कार्डिक आउट परफ्यूजन लिमिटेड का मतलब है कि ब्लड से रिलेटेड होता है। तो तब आपका ब्लड फ्लो या तो कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, या उसका कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, तो फिर वो हो जाती है। और इसमें जो है परफ्यूजन लिमिटेड में आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस। ठीक है, आपको रट्टा लगानी पड़ेंगी, बस आपको ये समझना मतलब है ब्लड कैरिंग कैपेसिटी या ब्लड वगैरह, और डिफ्यूजन का मतलब है कि क्रॉस डिफ्यूजन जो होती है उसको लिमिट कर देते हैं। आपको पता है दोनों इक्वल हो जाएंगे चीज़ें तो फिर डिफ्यूजन रुक जाती है। अच्छा, खैर 21 है स्लो ग्रोइंग थायराइड ट्यूमर। आप ये आपका इसमें वो ऑर्फन आई वाले, कौन सी एन आई वाले जो एक वो पब्लिक स्लोएस्ट ग्रोइंग थायराइड होता है और कार्सिनोमा। अब इसमें से ना सेल कार्सिनोमा तो उसके साथ ही स्मॉल में 3 चीज़ें आती हैं। कार्बोनिक एसिड है, ठीक है? एस से आप एडीएच, लेकिन सबसे पहले आप करना है और साथ आपका होता है लैम्बर्ट टॉपिक केस ज़रूरत है। आप स्क्वेमस लंग्स, लेरिंक्स की थायराइड होता है। फिर भी बहुत दफ़ा सिनेरियो है, एक वीडियो सारे वो आरसीसी से होता है। 20 Cerebellum. नहीं नहीं, वो तो सेल नहीं, फ्लास्क शेप्ड अल्सर। एक इसने हिस्टोलिटिका बोला, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होता है। हाँ, शेप्ड अल्सर। और a patient with tip of tongue carcinoma, first drainage of lymph node is submental। इसमें से आता है एमसीक्यू। अब इसके एक्सप्लेनेशन वाले सारे एमसीक्यूज हैं। एंटीरियर 2/3 जो है सब मैंडिबुलर में जाती है, पोस्टिबुलो ओमोहॉइड में जाती है, और टिप ऑफ टंग सबमेंटल में जाती है। 25 है 2/3 ऑफ जनरल सेंसेशन कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पेज चेंज किया, सॉरी।
किसी ने बताया नहीं। अच्छा, जो आपका हम लोग ये ना हाथ पे आप टांग बनाते हो, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो। पीछे वाला पोस्टीरियर मोस्ट पे आप 10-10 लिखो, मिडल वाले में 9-9 लिखो, और जो एंटीरियर 2/3 है उस पे लिखो 5-7 एंड 5-7। तो इस तरह पे बना लो और आपको हमेशा याद रहती हैं कौन सी नर्व जा रही है। तो एंटीरियर 2/3 की जो सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल लेके जाती है, और जो टेस्ट है वो फेशियल लेके जाती है। मगर अब उनकी भी जो है ना आगे से ब्रांचेस का क्वेश्चन की लिंगुअल, फेशियल की कॉर्डा टेम्पल है, और पोस्टीरियर जो है वो ग्लोसोफ्रेंजियल, और पोस्टीरियर मोस्ट जो है 10-10 वो ठीक है। ये इसमें से ना लिंगुअल और कॉर्डा टेम्पल वो ट्राइजेमिनल फेशियल भी नहीं देते। 26 है डिप्रेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इन पेशेंट कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक में आपकी इंक्रीज हार्ट, जो सिक्रीशंस होती है ना वेरियस जीआईटी पैथेटिक कंस्ट्रिक्शन भी पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो ये आप रूल आउट करो तो भी आपको इंक्रीज हार्ट रेट मिल जाएगा। A 30-year-old man sustained a left femoral fracture in a skiing accident. His leg is placed in a plaster cast after the leg has been immobilized for several weeks. The diameter of the left calf has decreased. This change is most likely to result from which of the following alteration in the calf muscle. Disuse atrophy है, उसमें साइज कम हो जाता है अगर यूज ना करे वो अपना पार्ट। 28 है small child had exchanged transfusion. His HB was decreased. After that, slowly his ear became red and the trunk, then slowly whole body. He had diarrhea, jaundice, and range LFTs. He is having। अच्छा, अब आपका ना इसको मैं तो जहाँ पे आपका ट्रांसफ्यूजन के बाद डायरिया दे रहे हैं ना, इस डायरिया जॉन्डिस वो आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट है। कंफ्यूज कर रही होती है, लेकिन इसका बस डायरिया जो होता है ना वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में हो रहा होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना है। हमें आया हुआ था कि उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं चेस्ट के, और उसको हुई थी तो उसको फिर डायरिया भी हो जाता और इस तरह का था, और बच्चों को लगा वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ। आपका आईजीए डेफिशिएंसी होता है थी, लेकिन उस वक्त उसको इन्फेक्शन रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह की हिस्ट्री थी, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह कंफ्यूज किया हुआ था, तो आप थोड़ी स्टेमिना समझ के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सारी एमसीक्यूज हैं। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन का मतलब है कि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, जैसे ही आपने ट्रांसप्लांट हुआ तो फौरन रिएक्शन हो जाता है, तो ये हाइपर एक्यूट है, और ये आप स्टीरॉयड से जो है ना ये स्टीरॉयड से सेटल हो जाता है। बाकी तो हाइपर एक्यूट है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और आगे एक्यूट रिजेक्शन में CD8 सेल होते हैं, वो टाइप 4 होती है। जो क्रोनिक उसमें CD4 सेल्स होते हैं, टाइप 2+4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और ग्राफ वर्सेस होस्ट टाइप प्रेजेंट 29 है पेशेंट हैज गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप्ड एसओबी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग। ये ड्रग है तो आप उसमें नोरेपिनेफ्रिन दे दे। अच्छा, सॉरी आई एम एड्रेनालिन दे देते हो, एड्रेनालिन देते हो आप हमेशा जब भी आपको एनाफिलेक्सिस हो रहा होता है ना, एनाफिलेक्टिक शॉक। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये कंफ्यूज करती हैं हमेशा। कार्डियोजेनिक शॉक में आपने डोपामिन और डोब्यूटामिन देनी है, और एनाफाइलेक्टिक में अगर पेनिसिलिन इंड्यूस्ड है एड्रेनालिन देनी है, सेप्टिक में नॉर एड्रेनालिन देनी है। अच्छा, मैंने इसको ना इस तरह याद किया हुआ है, सेप्टिक शॉक में जो है ना बाकी शॉक से डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, एड्रेनालिन देनी है, बाकियों में नहीं देनी। बाकियों में वो एड्रेनालिन और वो डोपामिन वगैरह। अच्छा, ब्रेडिकार्डी का किसी ने एमसीक्यू भेजा हुआ था कि बीपी भी कम है लेकिन हम फिर भी उसको शॉक में एट्रोपिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो ट्रीट करना था, उसका बहुत ज़्यादा पल्स कम थी, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में सेप्टिक में नॉर एड्रेनालिन, एनाफाइलेटिक में भी एड्रेनालिन, और ब्रेडिकार्डिया में जो है एट्रोपिन इंक्रीज करता है, एट्रोपिन आपके। 60 years male with splenomegaly, inguinal lymphadenopathy, blood show lymphocytes। अच्छा, इसके ना मैंने एक पिक्चर शेयर की थी, आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं। उसमें ना स्टेजेस, ये एमसीक्यू आता ही आता है स्टेजेस वाला, और उसमें एक पिक्चर में बड़े अच्छे से उन्होंने ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। जो आपके लोकल होते हैं, एक लिम्फ नोड होता है, जो स्टेज 2 होती है उसमें पर अबव डायाफ्राम,
ठीक है। लिम्फोमा तो उसमें अबाउट डायफ्राम है, 2 को लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, तो आपकी स्टेज 2 है। ये 3 है। 3 कैसे आपको पता, इंग्वाइनल लिम्फोडेनोपैथी में बोली बिलो डायफ्राम आ गया, तो उसमें आपकी थर्ड स्टेज है। और फोर्थ में आपकी जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिवर मेट्स आ जाते हैं। 31 है, डॉक्टर डिड ऑस्कल्टेशन ऑफ पोस्टीरियरली inferior लिमिट ऑफ लंग विच वी कॉल posterior inferior lobe is at level of T10। ये posterior inferior limit of lung is T10, ये याद कर लिया आप। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेशेंट हैज लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी इज T10 मिड एक्सिलरी लाइन। ऊपर से ना नीचे की तरफ एंगल बना के और T10 पे और मिड एक्सिलरी लाइन पे जो है आप लिवर सिरोसिस के लिए हेपेटिक बायोप्सी करते हो। During suprapubic catheterization, transfer incision is given. Which of the following is most likely to damage inferior epigastric artery? जो inferior epigastric artery होती है वो आपका inguinal ligament जो है ना उसके नीचे आपके external iliac जा रही होती है उसके पीछे से, और उसकी ब्रांच ऊपर की तरफ जो है ना inferior epigastric निकल रही होती है, ऊपर होती है, तो ये उधर ही पड़ी होती है suprapubic region पे, तो का खतरा होता है। Gastric carcinoma involving the left side of stomach will spread first to which lymph node? स्टमक की सारी जो लिम्फ ड्रेनेज है ना वो जाती है सीलिएक में, लेकिन जो अपर साइड ऑफ स्टमक है ना लेफ्ट अपर, वो जाती है पैनक्रेटिकोस्प्लीनिक में जाती, फिर वो भी सीलिएक में ही है आपके, ठीक है। तो जो पैनक्रेटिकोस्प्लीनिक है उसमें आपकी पेनक्रियाज एंड अ पार्ट ऑफ स्टमक ड्रेन होती है, कि आपकी सीलिएक में चली जाती है, और बाकी स्टमक की डायरेक्टली सीलिएक में जाती है लिम्फ ड्रेनेज। 35 a person doing chin-ups raises his arm above head and then bring rod in front of the chest, मतलब जो पुल-अप्स होते हैं तो वो कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, तो वो लेटिसमस डोर्सा है। लेटिसमस डोर्साई की नर्व्स फ्लाई क्या है बताएं। Thoracodorsal. thoraco और उसकी क्या कहते हैं रूट वैल्यू, C5, C6, नहीं कोई और, 6, 7, 8. हाँ कोई और, 6, 7, 8. कोई और बताए ना डॉक्टर मीरा के अलावा। 6, 7, 8 ही है। हाँ जी 6 7 8 ही है। अच्छा और कॉर्ड कौन सी होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद lumen and transitional epithelium with three layers of smooth muscle and outer cell developed adventitia related to ureter। अच्छा इसमें जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना वो आपकी यूरेटर और ब्लैडर में ट्रांजिशनली होती हैं आपकी। आपका ना हिस्टोलॉजी याद रखने का वो है कि आपने इसको सिस्टम वाइज लेके चलो। अब आइलियम आपका जीआईटी का पार्ट है, तो उसमें आपकी सिंपल कलमनर होती है मोस्टली सारी जीआईटी में, एसोफेगस से चेंज होती है और सीधी सिर्फ सिंपल कलमनर होती है, स्टमक से शुरू होती है। फिर आपकी अपेंडिक्स जीआईटी में आ जाती है, इसमें भी कलमनर एपिथेलियम है। आपकी फ्लोपियन ट्यूब में आपकी जो है कलमनर सीलिएटेड है, क्योंकि उसने है ना आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है तो उसमें सीलिया आपके। ट्रांजिशनल सिर्फ आपकी यूरेटर और जो ना ब्लैडर में होती है। तो इसमें जो है ना इन्होंने सिर्फ का दिया हुआ आउटर वॉल में मोस्टली ये सेम होते हैं, लेकिन जो आपका यूरेटर स्ट्रक्चर है, फिर इसका स्मॉल ल्यूमेन है, ब्लैडर का स्मॉल ल्यूमेन नहीं है। 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन कुछ लेयर किसी में डिफरेंट होती है, कुछ लेयर दूसरी में डिफरेंट, इस तरह से दोनों में ऑलमोस्ट 3 लेयर्स ही होती हैं। लेकिन जो आउटर लेयर है ना एडवेंटिशिया वो यूरेटर की होती है, जो ब्लैडर की होती है वो एडवेंटिशिया प्लस सिरोजा होती है। ये बस आपको बार बार यूरेटर वगैरह का तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने यूरेटर सेलेक्ट करना है। A diabetic patient present in OPD with oozing greenish discharge from बोला उन्होंने, जहाँ greenish बोला लगा दो सुडोमोनास, ठीक है। By which of the following inferior three इंपॉर्टेंट है। आर्टेरियल अपर एसोफेगस जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से होती है, मिडल एंडिंग थोरेसिक की होती है, और लोअर वाली आपकी जो है ना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लाइपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। लाइपोफिलिक स्टीरॉइड वाले जो हार्मोन है आपके, ठीक है,
और वो स्टेरॉइड सारे आपके जो उसका वो क्या था निमोनिक कैट ऑन नहीं पेट कैट ऑन टीवी। और अच्छा इस वो एक्ट थ्रू करती है मैसेंजर आरएनए और किसी एमसीक्यू में ना भी होता है तो मैसेंजर आरएनए भी और जीन से भी। अब जो आपका इसमें दिया कैंप आपका एक्ट करता है थ्रू रिसेप्टर्स। IP3 आपका करता है फोस्फोलाइपेज सी जो कि इंटरेक्शन को इंक्रीज कर देता है और जिसका फॉस्फोलाइपेज का पेप्टाइड्स हैं वो आपके मैसेंजर आरएनए और जीन्स के थ्रू मतलब उसको पूरा अल्टर करके उस पे एक्ट करते हैं। व्हाट इज नेसेसरी इन नेक्स्ट फेज टू अकर डीएनए सिंथेसिस। अच्छा इसमें G1 में आपका जो ना सेलुलर कंपोनेंट डुप्लीकेट हो रहा होता है। एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। सिंथेसिस के लिए जो मटेरियल सारा ना वो G1 में हो रहा होता है और एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। G2 में फिर आपके ऑर्गेनेलीज और प्रोटीन्स हो रही होती हैं और फिर माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये प्रिपरेशन होती है। G1 प्रिपरेशन है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सारा मटेरियल डुप्लीकेट कर रही होती है सिंथेसिस कर रही होती है। और G2 माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है सेल। ठीक है। अर्ली एडोलेसेंट्स विद अ प्रोमिनेंट forehead, everted looking ears and long longitudinal mandible and enlarged testes is of। अच्छा ये सारे फीचर्स ना दूसरी उनमें भी आ जाते हैं लेकिन प्रोमिनेंट फोरहेड या जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम में आता है मोस्टली। मतलब इसके साथ ही मैंने याद किया हुआ है इसका ये देते ही हैं फीचर एक लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल। तो ये आपका इसका आपका एक्स क्रोमोसोम होता है और इसका जो म्यूटेशन होती है ना वो जो आपकी कोडोन होता है ना ट्रिपल कोडोन CGG म्यूटेशन उस पे हुई होती है रेपिटेशन जो होती है CGG वाली ट्रिपल कोडोन। अच्छा 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सुप्रा रीनल ग्लैंड आता है दैट सॉरी ग्रेटर स्प्लैंकिनिक नर्व। बेसिक नहीं भी लिखा होता ग्रेटर स्प्लैंकिनिक नर्व भी लिखा होता है। तो आपकी रीनल ग्लैंड सुप्रा रीनल ग्लैंड को ग्रेटर थोरेसिक स्प्लैंकिनिक नर्व मैम ये जो फ्रेजल एक्स सिंड्रोम है इसमें वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्वमेंट भी होती है या वो कोई अच्छा और था? नहीं इसमें मैंने वर्टिबल नहीं पढ़ी हुई इसमें ये बाकी फीचर्स है ना मैंने लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल और इनलार्ज मैंने इसकी पिक्चर भी देखी मैं सारे सिंड्रोम्स की पिक्चर्स भी देखती हूँ मतलब मुझे तो पढ़ रही थी वर्टिब्रा की मैंने कहीं नहीं पढ़ी एटलीस्ट। तो बस ये आते हैं ये मैंडिबल का इसमें लार्ज टेस्टिस प्रोमिनेंट फोरहेड ये सिम्टम्स दे के पूछा था फ्रेजाइल एक्स का। अच्छा 43 है टाइट सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पेरेन्काइमा ड्राइड फ्रॉम मेसोथीलियम। इसको इस तरह याद किया मीस ने जो ना अपना मुंह टाइटली बंद रखते हैं तो जो टाइट सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पेरेन्काइमा ठीक है निमोनिक्स आपको याद रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट इन टू OPD विद 104 फीवर फॉर लास्ट 4 days एंड गिव्स हिस्ट्री ऑफ यूज शी हैज। अच्छा ईमेल तो फर्स्ट डे विद रेंज LFTs इनको इन्होंने इस मेल और शी को भी तक नहीं ठीक किया तो डायग्नोसिस चेंज हो जाता है ये आपके तरह का क्वेश्चन मिलेगा। खैर ये मेल का पूछा हुआ है एंटी मेल यूज कर रहा है उसके बाद उसको अगर ब्लड G6PD डेफिशिएंसी से होती है ठीक है। अगर फीमेल होता तो फिर वो मलेरिया ही होता उसको ब्लैक वाटर फीवर या मलेरिया ठीक है फीमेल में नहीं होते G6। तो G6PD डेफिशिएंसी इज ड्यू टू सल्फर ड्रग्स एंटी मलेरियल्स एंड फेवाबीन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो है ना आपके इनहिबिशन की तो पेनिसिलिन सेल वॉल के इनहिबिशन विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू कैम्प सेकेंड मैसेंजर सिस्टम TSH। ये आपके सी कैम वाला ना फ्लैट सारे इसी तरह के हैं FSH LH तो मतलब जो 3-4 वर्ड्स के उसके वो एब्रिवेशन बनाई होती है ना वो सारे फ्लैट कैम्प्स चैम्प्स में आ रहे हैं वो इस तरह मैंने याद किया मैं। तो कैम में इसमें से TSH होता है। 47 है फीमेल इज नॉट फर्टाइल वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड रेडियो हर ओवेरियन फोर्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा अब दिया हुआ है इसमें ना दोनों ठीक है आपके इंटरनल यूरेटर भी ठीक है पर हमेशा यूरेटर को आपने फोकस करना है। अच्छा ये ओवेरियन फोसा का MCQs आता है इसके आप लोग सरफेस किससे हैं सारी की सारी वेजल्स ये easy है। तो सुपीरियर सर्विस
की। अच्छा, किसी को भी नहीं पता जो आपकी है ना। अच्छा, किसी में हाँ उसमें भी होता है, पर ये ADH 2 में होता है, तो आप TSH को सिलेक्ट करोगे। ओके ओके, सॉरी, प्लीज़ बता दिया करो, मैं बुक से क्यों कर रही हूँ तो। अच्छा, वो जो है ना किसी को भी नहीं पता, जो आपको सुपीरियर बॉर्डर है ना, वो बनती है आपके एक्सटर्नल आईलिक बार बार रख के, मतलब कि उस सुपीरियर एली जो है वो एक्सटर्नल आईलिक से बन, जो आपकी इन्फीरियर है वो आपकी से बनती है, एक्सटीरियर है उस आईलिक से बनती है, होती है अम्बिलिकल आर्टरी से, लेकिन वो जो ओब्लिटरेट हो जाती है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका हमेशा वैसे MCQ इंटरनल आईलिक, सुपीरियरली एक्सटर्नल आईलिक वेसल, इंफीरियरली ऑब्टूरेटर आर्टीरियल, और जो पोस्टीरियरली वो यूरेटर इंटरनल आईलिक दोनों हो, तो आप यूरेटर सेलेक्ट करेंगे। 48 है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद नेट्स ऑफ केराटिन पर्ल्स। ये हमेशा आता है स्क्वेमस का, हमें है कि जब केराटिन पर्ल वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में केराटिन पर्ल्स मिलते हैं आपको। अच्छा, मेन ऑफ पेल्विक विसरा इज लिवेटर एना है, ठीक है। मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विसरा, जो मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस है वो क्या है? मेन सपोर्ट कौन सा ले? कार्डिनल लिगामेंट। अच्छा, और डायनेमिक सपोर्ट ऑफ यूट्रस? डायफ्राम, यूरोजेनिटल डायफ्राम। नो, pelvic diaphragm, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। पेल्विक डायफ्राम किसने बताया? भी पेल्विक डायफ्राम है। अच्छा, मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न ऑफ 48 आवर इज कॉज्ड बाय कोल। अच्छा, अच्छा नीचे सीक्वेंस दिया है, मैं पूछने वाली थी। अच्छा, 6 में जो है ना ये मोनिक होता है BEL, तो सबसे पहले ग्रुप से इक्वलाई एरिया, और 6 मंथ से 6 ईयर्स तक का होता है, फिर वो ना नेक्स्ट तो उसमें होता है सुनो बेल, किसी का हुआ है तो वो बेल बजा के कहता था। तो BL जो है वो एक न्यू बॉर्न में होता है, बच्चा पैदा हुआ है तो है BL ग्रुप B इक्वलाई लिस्टेरिया। फिर 6 मंथ से सिक्स सिक्स का होगा तो SNH, इसमें है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निजेरिया, और फिर 6 ईयर से मतलब उसके बाद जो है S और N है, स्ट्रेप्टोकोकस और मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये तो इसमें मेनिंजाइटिस वाला रिपीट कर दें। ठीक है। अच्छा, इसका ना जो है बेटा पैदा हुआ है, तो उसने लोगों को ये बोला है कि सुनो सुनो, वो खुश इतना है, बेल बजा बजा के कह रहा है सुनो सुनो। तो न्यूबॉर्न है तो बेल, तो ए ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, और E से इकोलाई और L से लिस्टेरिया। 6 है SNH स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिजाइटिस, और HCH इन्फ्लुएंजा। और उसके बाद 6 ईयर्स तक का आपका जो है वो फिर S हो जाता है, ठीक है। ये आप इस तरह याद कर लो, और हम इसको सिलेक्ट कर तो इक्वलाई को क्या हुआ? 51 है स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू फोसा ओवैलिस इज ग्रेट सेफनेस। तो ग्रेट सेफनेस वेन जारी होती है आपकी फोसा ओवैलिस से, डाटा में ये एक आपकी ओपनिंग होती है, वेन जाती है थ्रू फोसा ओवैलिस। ये है ओवैलिस, ये हार्ट वाला है शायद, या फिर ये जो ब्रेन वाला है वो ओवेल है, ठीक है। अच्छा, 52 है पेनिट्रेटिंग चेस्ट to right of medial sternal border at 4th and 5th intercostal spaces pericardium chambered। जो ये दूसरा 4th और 5th एक MCQ में आपको ये बताना चाहती हूँ, डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ। कोस्टल कार्ट इंटरकोस्टल 6th इंटरकोस्टल स्पेस सिलेक्ट करना है अपने, और 6th इंटरकोस्टल कार्टिलेज में राइट एट्रियम सिलेक्ट, वो MCQ दूसरा है, इंटरकोस्टल कार्टिलेज और स्पेस वाला। आपके 5th इंटरकोस्टल स्पेस वाला कार्डियम को चूज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ना सिनेरियो डिफरेंट है, ये 4th 5th समझ के ना तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। जो आपका राइट एट्रियम है, हार्ट बना
तो बिल्कुल इन्होंने लिखा हुआ है राइट मीडियल स्टर्नल बॉर्डर, तो उधर आपका जो है ना राइट एट्रियम होता है, तो इन्होंने वो सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। राइट वेंट्रिकल आपकी सरफेस बनाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एंटीरियर सरफेस बना रही होती है। सोशल स्पेस राइट ऑफ मीडियल स्टर्नल बॉर्डर, तो इधर आपने चूज करना है राइट एट्रियम ही जा रहा होता है राइट तक। 53% विद हाइपरटेंशन एंड रेज्ड विल डिक्रीज हार्ट रेट, ये आपका वो कुशिंग्स ट्रायड है। इंक्रीज आईसीपी होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, पर डिक्रीज और उसके साथ ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है। अच्छा, डेफिशिएंसी एट्रोफी और ऑफ रीनल पेरेन्काइमल म्यूकोजा, जो आपका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता वगैरह से, लेकिन ये जो है विटामिन ए एक इन्वायरमेंट देता है स्टोन्स प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एट्रोफी ऑफ रीनल पेरेन्काइमल म्यूकोजा, आपका जो विटामिन ए है वो आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में भी उसका, एपिथेलियल हेल्थ में भी, ट्यूब्यूल्स में भी उसका विटामिन ए का, तो इस तरह से ये जो एक इन्वायरमेंट दे देता है हाइपरकैल्सियूरिया में जो है ना, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाँ, उसमें इसका ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा था, और एपिथेलियम हेल्थ को जो है विटामिन ए कर रहा होता है, और विटामिन ए नहीं होगा तो उसकी जो है मतलब कि हेल्थ, मतलब वो उसके वो स्टार्ट हो जाएगी, क्या कहते हैं उसकी एट्रोफी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से ये एमसीक्यू बार बार आता है, सेम ही आता है, एट्रोफी ऑफ रेनल म्यूकोजल पेरेन्काइमल म्यूकोजा। 55 ड्रग विल पैथिडीन नॉर्मल डोज में जो है पैथिडीन आपका टैकीकार्डिया करवा देती है। ट्राइगोन ऑफ यूनरी ब्लैडर derived ऑफ विच फॉलोइंग, अच्छा ये मेरे ख्याल है इसका एक वो सीक्वेंस दिया हुआ है रफ़ी में कि आपने मीजो सेलेक्ट करना है ओवर मीजोनेफ्रिक डक्ट, या मीजोनेफ्रिक को ये कंफर्म है, थिंक डबल ए में दिया हुआ Yeah, है। ma'am. हाँ मिजोरम को करना उसके ऊपर। अच्छा अब इसमें उसकी एपिथेलियल ड्राइव होती है और उसका जो ट्राइगोन है वो होता है, ठीक है। ये भी आपने एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम का पूछते हैं तो एंडोडर्म से, ट्राइगोन का पूछते हैं तो मेसोडर्म या मेसोनेफ्रिक। विच ऑफ द ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज बी होंगी, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होंगी। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ ब्लड ग्रुप हैज एंटी बी एंटीबॉडीज कार्सिनोमा, जो आपका वो नॉर्मली टाइप ए पर्सनैलिटीज स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा लेते हैं हर चीज़ का, तो उसकी वजह से उनको अल्सर्स और फिर कार्सिनोमा के चांसेस बाकियों के निस्बत उनका हमेशा जो है ना रहता है, अल्सर्स वगैरह उनको मोस्टली होते रहते हैं। 58 डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिफेक्टिव जीन मेक्स द सेल इम्परमिएबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा वैसे तो ये जो है ना परमिएबल कर देता है क्योंकि लीकेज सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन का होती है तो इसमें एल्ब्यूमिन को सिलेक्ट किया हुआ है कि इम्परमिएबल। अच्छा मुझे बताएगा कौन सी प्रोटीन जो है डिसफंक्शनल होती है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में? Dystrophin. ट्रोफिन, तो इसके लिए इम्परमिएबल टू विच ऑफ द a person wake from his sleep and start walking is called somnambulism, ये आपकी नॉन रेम स्लीप की, यस मैम प्लीज स्क्रॉल डाउन कर दीजिए प्लीज। सॉरी, ठीक है। अच्छा जो है वॉकिंग सोमनाबुलिज्म, चलो नूरा माइक ऑफ कर लें। अच्छा इसकी ना स्टेजेस होती हैं, तो नॉन रैम की ही ये स्लीप है, तो स्लीप वॉकिंग सोमनाबुलिज्म और स्लीप टॉकिंग सोमनीलोक्वाई। अच्छा और ये जो टीथ ग्राइंडिंग होती है ब्रोक्सिज्म होती है। अच्छा मुझे बताओ कि रैम का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है रैम स्लीप? एसिटाइलकोलिन। Acetylcholine. ठीक है, एक फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेसफुल है तो उसमें कौन सी वेव्स आएंगी? बीटा। ठीक, हाँ जी बेटा। बीटा वेव। अच्छा, हाँ जी। Beta waves. कोरिलेट सैम्पलिंग डन एट विच वीक 11 to 12 वीक्स, ठीक है। अब इस कैम कोड, ठीक है, कैम से ये कोरियोनिक विलस हो गया, कैम का एम से जो है एमनियोसिंथेसिस हो गया, और कोड कैम कोड कोड से आपका कोडोसिंथेसिस हो गया। मुझे बताया एमनियोसिंथेसिस किस वीक पे होती है? 15. ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ये आपके लिए फायदेमंद है, टाइप करते जाया करें, ठीक है। और कोडोसिंथेसिस
20 weeks. यस। अच्छा, थायराइड डायूरेटिक्स एक्ट ऑन अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पे कौन करते हैं? जो ए है। Loop diuretic. नो। No. Carbonic, Osmotic. नो। carbonic ऑस्मोटिक। and ऑस्मोटिक। ठीक है, वो ज्यादा पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसमें आपने ऑस्मोटिक को याद रखना है पीसीटी के लिए, ठीक है। और लूप डायूरेटिक्स बोला किसने, वो कहाँ पे एक्ट कर रहा होता है? Ascending loop of Henle. Thick हाँ। ascending loop. हाँ, थिक असेंडिंग लूप ऑफ, ठीक है, थिंक बड़ा होता है। 62 है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय मसल इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशियल हीट। इसका बस कॉन्सेप्ट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जब आपकी बॉडी में हीट या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स उस पर क्या होता है, तो उसको उस टेम्परेचर को कहते हैं इनिशियल हीट। ठीक है, इसको कहते हैं हीट रिलेटेड स्ट्रेस, हीट रिलेटेड स्ट्रेस इनिशियल हीट। तो इसका है हीट, इनिशियल हीट आंसर है। फॉर ट्रांसप्लांट बेस्ट सेल फॉर HLA टाइपिंग डब्ल्यू दिए में, और ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। बेस्ट टेस्ट फॉर ट्रांसप्लांट आप HLA टाइपिंग कराते हो, और सैंपल जो है सेल्स WBCs लेते हो। जो आपकी साइट जो है वो बुक्कल म्यूकोजा है, और जो आप बोन मैरो का लेते हो, ठीक है। रेफर्ड पेन फ्रॉम is felt in the skin of scroll involvement of the which होता है जो लोइनन वहाँ पे गाड़ी होती है। लोइनन ग्रोइन में जो आपके रेफर्ड पेन की जाड़ी होती है जेनिटोफेमरल, और जब उसमें अच्छा सॉरी, उन्होंने क्या पूछा हुआ है? स्किन का पूछा है। ये जो आपकी लोइनन ग्रोइन में लेके जा रही होती है ना, वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल लेके जा रही होती है। स्किन का पूछा हुआ है, तो स्किन ऑफ स्क्रो फेमरल लेके जा रही होती है, ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने लिखा हुआ रेफर बाय इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल एंड रेफर्ड पेन टू थाई एंड टेस्टिकल बाय जेनिटोफेमरल। medial arch of foot is supported by calcaneonavicular। इसमें से कीस्टोन का भी आ जाता है, और लिगामेंट का इसका आता है कैल्केनियोनेविकुलर का, मीडियल आर्च का, ठीक है। मीडियल की टेलस होती है, लेटरल की क्यूबॉइड होती है। अच्छा, फीमेल with oligomenorrhea karyotyping is 46XX and 45XO associated feature। अब इन्होंने डायग्नोसिस वगैरह नहीं पूछा हुआ। इन दोनों में जो फीचर होता है वो गोनेडल डिसजेनेसिस होता है। कहीं पे ना आपका ये जर्मिनल हाइपोप्लेजिया भी लिखा होता है, तो गोनेडल फीचर जो होता है, और दूसरा जर्मिनल हाइपोप्लेजिया, दोनों करके पूछा होता है। 67 है आपका, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस रिलेटेड टू एम प्रोटीन। जो ग्रुप ए विरुलेंस फैक्टर होता है, विरुलेंस फैक्टर होता है जो है ना एक्ट कर रहे होते हैं, अपनी जो है इन्फेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो है एम प्रोटीन। एम प्रोटीन आपके ना एंटी फेगोसिटिक होती है। कैसे कि ये जो एम प्रोटीन है ना, ये एंड डिस्ट्रॉय C3। अब आपको पता है, आपका ये जो C3 ऑप्सोनाइजेशन, एक पूरा हमने वो रट्टा लगा था C3 ऑप्सोनाइजेशन, कि वो जो है ऑप्शनाइजेशन होती है, और वो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन कॉज कर रहा होता है उसको ले जाके मैक्रोफेजेस वगैरह को दे देती है, वाइट ब्लड सेल्स को, कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो एम प्रोटीन क्या करता है कि वो C3 को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि फेगोसाइटी वो मतलब स्ट्रेप्टो जो है उसको मतलब डिस्ट्रॉय ना कर सके, और वो अपना इन्फेक्शन कर सके, तो या इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है एम प्रोटीन। विरुलेंस फैक्टर ये होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का विरुलेंस फैक्टर एम प्रोटीन है। थायराइड हार्मोन इन फ्री फैटी एसिड्स। थायराइड हार्मोन आपको पता है आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर रही होता है, जिनका थायराइड होता है वो मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, और जो जिनका फैट होते हैं मतलब उन जो है फैट डेपोजिशन वगैरह ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करता है तो फ्री फैटी एसिड ज़्यादा कैसे होते हैं? ये जो आपके फैट स्टोर होते हैं और जो आप वैसे फैट ले रहे होते हैं ना, ये उनकी लाइपोलाइसिस करवाता है, ठीक है। जब इस लाइपोलाइसिस है तो जो रहते हैं उन सबको फ्री फॉर्म में है। तो इतना हाई मेटाबॉलिज्म होता है तो लाइपोलाइसिस भी फिर ज़्यादा होती है।
तो आपके फ्री फैटी एसिड जो है ना वो होते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ, ये ना बार आता है। अच्छा, इसका ना मैंने जब आप गाढ़ापन इस तरह याद करते हैं ना, विस्कोसिटी गाढ़ापन, तो फिर आपको वो क्लिक कर जाता है कि इंक्रीज विस्कोसिटी करता है ये ब्लड की। तो मैं लिखा भी होता था हमेशा गाढ़ापन विस्कोसिटी के साथ। अच्छा, to set rules increase viscosity of blood and got ankle injury result in damage to medial malleolus and the following। अच्छा, मीडियल मैल्यूल एक्सेसिव इवर्जन में आपका डेल्टोइड लिगामेंट जो है ना डैमेज होता है। एक इवर्जन मतलब बाहर की तरफ आप कर रहे होते हैं जो, उसमें आपका डेल्टोइड डैमेज होता है और मीडियल मैल्यूलस जाहिर है दूसरी तरफ करोगे होती है अगर एक्सेसिव हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ स्ट्रेच होती है ना फिर मीडियल साइड पे। इन्वर्जन एंकल स्प्रेन लिगामेंट डैमेज लेटरल लिगामेंट, ये आपका ना सीक्वेंस है इन्वर्जन का। लेटरल लिगामेंट ये आपका डबल ए में लिखा हुआ है लेकिन रफी वगैरह में नहीं लिखा हुआ। लेटरल लिगामेंट टेलोफिब्यूलर और कैनियोफिब्यूलर। इवर्जन में जो आपका लिगामेंट डैमेज होता है वो कोलेटरल टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और डेल्टोइड लिगामेंट। ठीक है, डेल्टोइड आपका मीडियल में होता है, इवर्जन में होता है, मीडियल साइड पे पड़ा होता है। आगे 71 है लेडी विद सर्वाइकल कैंसर सेंटीमीटर नोड्स आर enlarged with suspected metaplasia अब इसका ये है, एक तो मैंने ना मतलब हमेशा ना यही क्वेश्चन देखा है, जब भी मैंने देखा है मैंने 115 के मैंने सारे के मैंने यही सिनेरियो T2N1M1 देखी है। लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि कोई और भी है, तो मैंने फिगो वाली वो सारी याद की थी लेकिन कुछ नहीं याद आती ना कोई। मैंने, आप ये याद रखो, अगर टी नोट है बाकी तो 0 0 होंगे, मतलब है कि वहाँ पे उस साइड का नहीं है। अगर TIS है इसका मतलब है कार्सिनोमा इन सीटू है। ठीक है, TIS कार्सिनोमा इन सीटू है तो TIS को सिलेक्ट करना है। अगर T1 है तो वो लेस देन 2 सेंटीमीटर अगर आपका है ना ट्यूमर सेंटीमीटर तो वो T1 है। और अब आपकी आ जाती है T2 में आपको होना चाहिए 2 to 5 सेंटीमीटर। अब ये 3 है ना तो ये T2, और अगर ग्रेड है ना तो वो T3 है। और आपके ऑर्गन्स में स्प्रेड की होती है वो तो। ठीक है, तो ये ना सेंटीमीटर आप लोग लिख लो क्योंकि सेंटीमीटर दिया था और सस्पेक्टेड मेटाप्लेजिया इस तरह से लिखा होता है। सो T2N1 और M1 आ जाएगी। अच्छा, सस्पेक्टेड लिखा हुआ है पर बाकी आप इसको सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस देखोगे, मुझे जहाँ तक याद है ना इस केस में जो मैंने पढ़ा है। मेटाप्लेजिया मैंने इधर पढ़ा है पर मैंने मेटास्टेसिस पढ़ा है। अगर सस्पेक्टेड है तो मतलब अच्छा 72 है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस प्रेजेंट अलोंग। इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना, फाइबर्स होते हैं हाईली इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो आपने वजाइना के साथ जो है ना सिलेक्ट करना हाईली इलास्टिक फाइबर्स एंड लेमिना प्रोप्रिया। 73 है फिटल हार्ट डिफर्स फ्रॉम अडल्ट हार्ट। कहीं कहीं इस पे वो जो PDA के वो होते हैं ना उसके वो भी दिए होते हैं ऑप्शंस, लेकिन ये भी है कि नहीं ना। अच्छा, कहाँ पे थे? ओके, फिटल हार्ट रेट का ये MCQ भी बहुत ज़्यादा था। फ्यूज्ड एंडोकार्डियल क्वेश्चंस डिवाइड राइट एंड लेफ्ट AV कनाल्स। ठीक है, फिटल हार्ट रेट में ये होते हैं और जो आफ्टर बर्थ क्लोज होते हैं। फ्यूज्ड एंडोकार्डियल क्वेश्चंस डिवाइड राइट एंड लेफ्ट AV कनाल्स। फार्मर प्रेजेंटेड विद माइग्रेटिंग रीजन ऑन फुट। ये आपके रफ़ी का ना मेन हेडिंग है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो कुटेनिया लार्वा माइग्रेंस होता है, वो पाँव में ना एक लाइन की तरह वेवी सी नहीं, वेवी सा कुछ ना बना होता है उनके ऊपर लीजन सी बनी होती है। वो माइक्रो लार्वा कुटेनियसली होती है और एक माइग्रेंस की तरह माइग्रेट करके वो जा रही होती है लीनियर। इसकी पिक्चर मैंने देखी थी, ये फैम में भी आया हुआ था। टाइप हाइपर सेंसिटिविटी इन SLE, ये इसका मेरा ये शॉर्टकट है। SLE में 3 वर्ड्स है ना, SLE टाइप। ठीक है, आप इस तरह से इनको मोस्टली आपको 2 वाले भी और 3 वाले भी ना ऐसे ही मिलेंगे। तो मैंने तो इसी तरह याद किया हुआ था। SLE 3 है
हाइपर सेंसिटिविटी है। स्टूडेंट बी वैक्सीनेशन ही हैज़ एंटी IgG positive, anti-HBs negative, anti-HBe negative, anti-HBs positive. This is immunity against previous infection. अब इसमें ना आप ये देखो कि जो है ना, ये आप रफ़ी का टेबल बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसमें। आप अगर anti-HBc IgM, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव होना तो वो आपका, और HBC का पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपकी बॉडी ने रिकवर किया है। वैक्सीन देते हो तो ये स्टेज जो है ना गायब हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टेजेस से गुजर नहीं रही होती, आप सीधा वैक्सीन दे देते हो और मतलब वो फिर वो आपकी बॉडी जो है नहीं गुजरती, तो वो फेज आता ही नहीं है। तो अगर वो ओनली anti-HBc पॉजिटिव है ना, तो वो आपका विंडो पीरियड होता है। HBs सरफेस एंटीजन आपका पॉजिटिव होता है, वैक्सीन से होता है, मतलब सिर्फ anti-HBs पॉजिटिव है आपका, ठीक है। यहाँ तो HBc भी दिया हुआ है, तो मतलब कोई चक्कर नहीं है। एंड भी कोर बॉडी जो आपकी पॉजिटिव होती है वो उसमें होती है जब आपकी बॉडी इन्फेक्टेड, एंटीबॉडीज बनने से पहले का फेज, बीच का, बिल्कुल दोनों के, ठीक है, इन्फेक्शन और एंटीबॉडी का रिजॉल्व होने का, तो आपकी विंडो पीरियड होता है। बॉडी ने क्योंकि एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट करनी है, इसलिए वो थोड़ा सा फेज आता है। सी नेगेटिव होती है वैक्सीन में, क्योंकि वहाँ ना हमें वैक्सीन से उसको इम्यून करना है। और जो आपकी और वैक्सीन वाली में ना ओनली anti-HBs पॉजिटिव होती है और ओनली कोर बॉडी पॉजिटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब तो और जो आपका anti-HBs और C दोनों पॉजिटिव है, तो रिकवर किया है प्रीवियस इन्फेक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब आपके आ जाती है ई वाली। ई का मतलब है इन्फेक्टिविटी है, मतलब कि इन्फेक्शन चल रहा है। ई रेप्लिकेशन का वो बताता है, ये एंटी जो ये आपका HBeAg है। तो HBe जहाँ पे पॉजिटिव होगा ना HBe, तो मतलब इन्फेक्शन चल रहा है। अब ना क्रॉनिक है कि अक्यूट है। IgM अक्यूट के लिए होता है और IgG क्रॉनिक के लिए होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत कंफ्यूज, समझ आई आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट है 77। अच्छा, a few days old newborn presented with abdominal distension and vomiting was diagnosed as a case of Hirschsprung disease in which there is complete absence of parasympathetic ganglia. The ganglia receive periganglionic innervation from its segment. C S234। अच्छा, S1 में नहीं होता, S234 का होता है पैरासिम्पैथेटिक की, सिंपैथेटिक नंबर में होती है। और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल होती है, पर वो पूरी सैक्रम नहीं होती, सैक्रल आपकी पैरागैंग्लियोनिक नहीं होती, S234 होती है। ये एक डिफरेंट चीज़ थी, जिन्होंने इस पे MCQ पूछ ली है। जो थोड़ी सी एक्सेप्शंस होती है ना, उन पे MCQ आ जाता होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियन होती है वो S3S4 में होती है। इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, हाइड्रोप्स फेटालिस 2 वर्ड है, टाइप 2, ठीक है। 79 है, वेंट्रिकल फिलिंग इज रिप्रेजेंटेड TP सेगमेंट। सारा साइकिल खत्म होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, फिर रिलैक्सेशन आपकी होती है, सिविलमेटिक और वेंट्रिकल फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो TP सेगमेंट होता है। ये भी MCQ आता है। इन फेरस फॉर्म इन फेरिटिन, जो आपका नॉर्मल आयरन है ना वो स्टोर होता है फेरिटिन फॉर्म में। अगर एक्सेस हो गया तो वो हीमोसिड्रिन फॉर्म में होता है स्टोर, और वो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन में। अच्छा, तो कोबालामिन जो है, जो विटामिन B2 ही होता है ना, वो ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है? कोबालामिन आपका ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है? किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट होता है 1 में और 2 में स्टोर होता है। उल्टा नहीं बता रहे हो आप? हाँ, 2 में नहीं, ट्रांस 2 में होता 2 है। में हाँ। स्टोर होता है मैम। ओके, कंफर्म। कोई और बताएगा? मुझे जहाँ तक पता है तो 2 से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। कोई और आंसर? मैंने भी T2 ही पढ़ा है, इसका कोबालामिन 2 ही पढ़ा है, ट्रांसकोबालामिन 2। हाँ, ट्रांसकोबालामिन 2 से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो TT से याद किया हुआ। अच्छा, आपका है 81। अ यंग 95, his serum renin is higher than normal, which of the following stimulus for this increase?
ज़ाहिर आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, जो मतलब कोई और उन्होंने कुछ भी और रीडिंग नहीं दी, यंग पेशेंट दिया हुआ है, रेनिन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो रेनिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती होती जा रही है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। आपको पता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपका वो जो जब हेमरेज वगैरह होता है, ब्लड लॉस वगैरह होता है, वो कम होता है, तो आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिवेट होती है और फिर वो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करा रही होती है, साथ ही रीनल पैक्ट करती है ताकि वो अपना और फिर वो आपको पता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करे, रिटेंशन करे, सोडियम वगैरह वगैरह सारे स्टेप्स चल रहे होते हैं। ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा 82 है 6 year old operative with excessive facial and chest tears, external genitalia and deepening of voice. She gives history of two siblings death suffering from same condition which enzyme. अच्छा ये आपका ना कंजेनिटल एड्रीनोजेनिटल हाइपरप्लेजिया का जो ना वो है सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। अच्छा इसको ना इस तरह से आप याद रखना है, जो होता है ना फेमिनाइजेशन, उसमें तो वो होते तो वो एक्स वाई है, लेकिन वो उसका एक्सटर्नल वो फीमेल का होता है, ठीक। और ये जो है ना ये फीमेल डबल एक्स होता है, सी एच जो है डबल एक्स होता है, तो इसमें ये नहीं, इसकी भी एम्बिग्युइटी होती है जेनिटल्स की, एक्सटर्नल और इंटरनल की, लेकिन इसका हाइपरप्लेजिया ये इसलिए क्योंकि देखिए ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनलार्ज होता है, मतलब बड़े, इतना हाइपरप्लेजिया कि वो सारी वैसे आपने याद करना हाइपरप्लेजिया कैसे है। तो उसको अभी से 6 years के और उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, और टू वो चलो वो सिबलिंग्स की हिस्ट्री दी हुई, ठीक है। और जो होता है वो मेल होता है, पर वो एक्सटर्नल फीमेल के होते हैं। तो जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड कराता है और उसकी एब्सेंस ऑफ यूट्रस होती है वो मेल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके फीमेल के हैं, फीमेल की ज़िंदगी गुजार, पर जब कभी उनको मिनार्की वगैरह नहीं होती, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उनके यूट्रस एब्सेंट होती है, ठीक है। ये दोनों यूज़ करते हैं, तो इनको मैंने इस तरह सिंपल करके थोड़ा सा याद। सी एच हाइपरप्लेजिया का के फीचर्स जो हैं वो पहले ही आ गए, हाइपर एक्ट बहुत ज़्यादा एंड्रोजन है, तो उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया इवनिंग वो है सारा कुछ, ठीक है। और इसमें एंजाइम जो है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी याद किया था थोड़ा सा इसका साइकिल, क्योंकि कभी वो 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी पूछ लेते हैं, 21 का ना दे के कभी 21 ही, इसका ना पूरा एक साइकिल आप लोग देख लेना। अच्छा 83 है चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन सेंट हिज ब्लड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, देयर वर वर्थिन फिंकल्डी। ये जब मैं माइक्रो पढ़ा रही थी ना, ये वर्थिन का मैं तब जिक्र कर रही थी, मैं सब में आया था। अच्छा ये जो है ना आपके मीजल्स में प्रेजेंट होता है, निमोनिया के सिम्टम्स दिए हुए थे इन्होंने, ये जो इन्फेक्शन उन्होंने दिया हुआ ना, ये निमोनिया का दिया हुआ था, फिर ये वर्थिन फिंकल्डी जॉइंट सेल्स थे, तो रोटेशनल हेड स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एंड स्केलीन एंटीरियर। अब ये जो रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड है ना, इसमें तो इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और स्केलीन का भी ना एक एक दिया होता है, तो फिर आपने स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को प्रेफर करना है। 85 है एक्टिव एन एब्जॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ किडनी पीसीटी। एक्टिवली जो है ना, मतलब मोस्टली ऑब्जॉर्प्शन आपकी पीसीटी में हो जानी है, सबसे ज़्यादा काम जो है ना होता है, तो एन आई थिंक 67% एन अब्जॉर्ब कर लेता है पीसीटी आपका, और 50% आपका 50% यूरिया करता है। 86 है मोस्ट सुपरफिशियल कंटेंट इन अडक्टर कनाल, जो आपकी फेमरल वेन पड़ी होती है। 87 जो है इन इंजरी टू हेड फ्रैक्चर अकर एट फोरामेन लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोअर फेस। अच्छा मुझे फोरामेन ओवेल के अच्छा इसका निमोनिक है मेल, तो मुझे इसके बता दे कॉन्टेक्ट हो रहे होते हैं। एम से क्या है, एम का ये मैंडिबुलर ब्रांच, अच्छा उन्होंने ट्राइजेमिनस, लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। मैंडिबुलर ब्रांच। हाँ हाँ मैंडिबुलर है, और ए से मेल थ्रू ओवेल, तो एम से होगी मैंडिबुलर, और ए एसेसरी मेनिंजियल, और एल से लेसर पेट्रोसल है, और ई से इमिशरी है। और ये जो वेन है ना, ये काफ़ी फोरामेन से निकल के जा रही होती है, ठीक है, काफ़ी फोरामेन से, इसका पाते भी एक अलग ही है, सर दर्द सा था, ये हमने देखा था।
तो इमिशली काफ़ी फोरामेन से गुजर के जा रही थी। और नहीं, आप याद करो, ये ओवेल का तो लाजमी मोस्टली आ जाता होता है अगर ओवेल का, बाकी फोरामेंस का ना है, ठीक है। वो टेबल इतना इजी तो लिखा हुआ है वहाँ पे रफ़ी का। अच्छा, मेल थ्रो वेल है, मैंडिबुलर, एक्सेसरी मेनिंजियल, लेसर और जो आपकी मिश्री वेन, ये सारी ओवेल से जा रही होती हैं। 88 है रिलेशन ऑफ राइट वेगस नर्व विद वाइल एंटरिंग, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये भी बार बार आता है। वेगस जो है ना आपकी ट्रेके के पास पड़ी होती है, लेकिन उसके उसके भी दरमियान में ना रिंजल नर्व भी आप लोगों ने देखी होगी, वो भी पड़ी होती है। A female patient known case of invasive ductal carcinoma with lymph node involvement, why it is called invasive। इसमें खैर मुझे कंफ्यूजन हुई थी, ये मैंने सर्च करने की भी कोशिश की थी, इराटा में भी नहीं है, तो मुझे था इसमें से सी क्यों नहीं इन्वेसिव तो है ना, लेकिन इसमें ये होता है जो मुझे आंसर मिला था। अगर कभी इसको किसी ने इराटा या कुछ किया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो इनिशियल आपका डक्टल कार्सिनोमा होता है ना, उसमें स्किन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन वो जैसे थोड़ा अग्रेसिव होता है, थोड़ा सा इन्वेजिव होता है, तो उसमें स्किन नोड्यूल्स, स्किन अल्सर्स और वो जो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस आपने पढ़ी होगी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसको इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा कह देते हैं। इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है। अच्छा, 90 posteriorly of epiploic foramen filled with blood likely involved, एबीसी बड़ी होती है आपके इसमें। अच्छा, इसकी वो देख लेते हैं बाउंड्रीज। एंटीरियरली हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट हैविंग पोर्टल ट्राइड, ये लिगामेंट हैं 4-5, ये डबल है। ये मैंने किसी एसके की पिक्चर ली हुई थी, सारे लेंस की लिखे हुए उन्होंने, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर। ड्यूडेनल होता है, उसके अंदर ना आपको पोर्टल ट्राइड पड़ा, एंटीरियरली इसकी आईवीसी पड़ी होती है। इसमें आईवीसी को सिलेक्ट करना होता है, सुपीरियरली कोडेड लोब ऑफ लीवर, इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अच्छा, 91 है लेवल ऑफ एसेसरी नर्व इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नर्व सी अब्स पॉइंट, सॉरी अबव अब्स पॉइंट। अच्छा, ये जो है ना आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के साथ से गुजर के फिर ये 4 सेंटीमीटर बिलो मेस्टोइड और अबव अब्स पॉइंट, या पोस्टीरियर ट्रायंगल में देखोगे तो स्पाइनलियस एस्टिनम जो है ना, मोस्टली आता है कि आपके पोस्टीरियर ट्रायंगल में डैमेज कौन सी नर्व होती है, तो आपकी स्पाइनलियस एस्टिनम होती है, और उसके लॉस तो आपका ट्रेपीजॉइड मसल जो उसको स्पाइनलियस एस्टिनम कर रही होती है ना, तो उसका डैमेज होता है, श्रगिंग नहीं हो रही होती। मैम पेज ओके ओके, ठीक है। तो ये अब्स पॉइंट है, अबव अब पॉइंट के ना बड़ा होता है आपके ट्रायंगल में सेस्टिन अब। 92 है रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्थमा, द मोस्ट प्रोबेबल फाइंड इवन और एफवीसी लेस देन 75%, कहीं 65 भी है, 60-70 आ जाता है। बस आपने याद रखना है कि इसमें रेशो 0 होती है और जो दूसरे रिस्ट्रिक्टिव होते हैं उसमें नॉर्मल होती है। अ पेशेंट हैड स्ट्रोक एंड नाउ ऑन डॉपलर ही हैज इंक्रीज ब्लड फ्लो, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। इंक्रीज है आपका, तो ये एसिडोसिस की कंडीशन कर देता है। जब एसिडोसिस होगा तो वेजो डायलेटर, ये आपका पीसीओ2 जो है ना वेजो डायलेटर भी है, तो वेजो डायलेशन हो जाती है, ब्लड इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो CO2 है उसको निकाल सके और आपकी पीएच मेंटेन हो सके। होगी तो आपकी हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, और हाइपर वेंटिलेशन के रिजल्ट में पीसीओ2 डिक्रीज हो जाती है आपकी, ठीक है। होएगा पीसीओ2 को निकालने के लिए, तो वहाँ की ब्लड फ्लो बढ़ जाएगी। 94 है, अ मदर ब्रिंग हर चाइल्ड हु इज and has muscle spasms, she gave history of nail puncture to this toes, what is likely cause। अब मुझे कोई बताएगा ये किस चीज का सिनेरियो है, नेल पंक्चर भी उन्होंने दिया हुआ है, किसी को समझ आ रहा है कौन सा किस बीमारी की तरफ कर रहे हैं। बताएं, कोशिश करें, कोई बात नहीं गलत है। टेटनस। यस, टेटनस। और इधर कौन सा टॉक्सिन होता है, तो आपको प्रेफर करते न्यूरोटॉक्सिन पे। एक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन होता तो हमें उसको प्रेफर करना था न्यूरोटॉक्सिन। टेटनस का है, इंजरी दी हुई है उन्होंने, और वो देखो रिलेक्टेंट टू ड्रिंक वाटर एंड
है, तो ये टेटनस है। 95 है, एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन आउटर सेल वॉल लेयर। ये तो मैंने माइक्रो पढ़ाई थी, तो मैंने पढ़ाया था जो ग्राम नेगेटिव का जो है ना सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो उसमें मतलब जो आपके एंडोटॉक्सिन है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, और जो आपका एक्सोटॉक्सिन है वो सेल के अंदर बनता है और फिर वो रिलीज होता है। ठीक है, तो एक्सो और जो एंडोटॉक्सिन, आपने कुछ कहना है डॉक्टर नूर? मैं माइक्रो ये कह रही थी, फिटनेस का टॉक्सिन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है ना, तो यस अगर न्यूरो और एक्सो दोनों का ऑप्शन होगा तो हम एक्सो प्रेफर करेंगे। यस, ये सीक्वेंस है इनका, एक्सो को प्रेफर। हालांकि जो न्यूरोटॉक्सिन वो एक्सोटॉक्सिन की ही आगे एक वो है, मतलब कि एक्सोटॉक्सिन में ही आता है। का सीक्वेंस है कि आपने प्रेफर करना न्यूरो पे, या आप होगा बुक्स में भी, ये हमने भी ऐसे ही पढ़ा, एक्सोटॉक्सिन प्रेफर होता है। अच्छा 96 है विच हार्मोन्स, ठीक है, माइक ऑफ कर लें थोड़ा सा slow। 95 रिपीट कर दें। ठीक है, जो आपका एंडो बैक्टीरिया वो आउटर सेल वॉल होता है, कि सेल वॉल के अंदर होता है, और एक्सोटॉक्सिन का ही होता है वो सेल के अंदर बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस ना एग्जिट कर देता है, वो निकाल देता है सेल, फिर वो जाके ना कर रहा होता है क्या कहते हैं इन्फेक्शन वगैरह। और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और वो सेल वॉल टूट रिलीज होता है एंडोटॉक्सिन। ये एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी। ये वाली, ये नजर आ रही है, एंडोटॉक्सिन उसके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो टूटती है और वो निकल टॉक्सिन जो पहले अंदर प्रोड्यूस होता है और फिर रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा 96 ऑलवेज, अच्छा विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू कैंप सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, तो टीएसएच। ठीक है, ये कैंप वाली एसएच और इस तरह की हैं सारे। अच्छा देखिए इधर एडीएक्स पे इधर भी टीएसएच को ही उन्होंने प्रेफर्ड किया हुआ है। और अब आगे आ जाता है कैंप सेकेंड मैसेंजर सिस्टम एक्ट्स थ्रू रिसेप्टर्स। जो आपका कैंप है वो रिसेप्टर से, का स्टीरॉयड है वो आपका मैसेंजर आरएनए से करता है और जीन से करता है, और जो आपका है IP3 वो फोस्फोलाइपेज सी से करता है, और जो फोस्फोलाइपेज सी है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है। और ये एमसीक्यू आप बार बार गलत लिखा हुआ है इसके में, जहाँ IP3 या फोस्फोलाइपेज में थायरोटॉक्सिन को सिलेक्ट किया हुआ है, और इस दफ़ा उन्होंने डाटा दिया हुआ है तो ऑक्सीटोसिन आप सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फोस्फोलाइपेज सी आपका जो IP3 में आपका जो है ना ऑक्सीटोसिन है। अच्छा 98 है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय नर्स प्रॉपर हैंड वॉशिंग, क्योंकि उन्होंने एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, ये नोजोकोमियल होता है हॉस्पिटल अक्वायर्ड, प्रॉपर हैंड वॉशिंग से वो रुक सकते हैं इन्फेक्शंस। 99 है, फीमेल पेशेंट विद एसओबी प्लूरोसेंटेसिस डन फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.006। ये जो है ना ग्रेविटी कम बताई हुई है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी कम है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव फ्लूइड है। फेलियर का जो है ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का आपका जो है ट्रांजिटिव होता है फ्लूइड, तो 1.006, तो CHF को कि इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, लो प्रोटीन की वजह से जो है ना कम होती है। अच्छा ए वेव कॉरिस्पॉन्ड टू PR सेगमेंट। अब इसमें ना PR इंटरवल और सेगमेंट में मुझे बहुत दफ़ा कन्फ्यूजन हुई है, तो ये आपने याद रखना है, ए वेव जो है PR सेगमेंट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है PR सेगमेंट को कॉरिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, इंटरवल को नहीं, PR सेगमेंट को। 101 है, पेशेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइडेड पेन एंड टेम्परेचर लॉस बिलो T8, राइट साइड प्रॉपर एंड टच सेंसेशन लॉस बिलो T8, हेमिसेक्शन एट T8 के ये T8 के लेवल पे उसका ऑपोजिट साइड के जो है पेन एंड टेम्परेचर जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन जो है उसी साइड का जाएगा, DCML साइंस जो उसी साइड के जाते हैं, तो ये आपको होता है हेमिसेक्शन एट T8, उन्होंने राइट लेफ्ट पूछे नहीं। अच्छा हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फाइंडिंग में इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन होती है, और इप्सिलेटरल ही लोअर मोटर जाता है आपका, इप्सिलेटरल ही अपर मोटर जाते हैं, इप्सिलेटरल ही ये जो DCML के साइंस प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये। लेकिन जो आपका स्पाइनोथैलेमिक है ना वो लेटर साइड का जाता है, वो क्योंकि जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है वो डी का साइड कट जाता है।
और जो DCML है वो ऊपर मेडुला में जाके डिकसेट करती है, इसलिए वो इप्सिलेटरली जाती है, ठीक है। तो ये एट द लेवल ऑफ TAT होगी, क्योंकि उन्होंने राइट लेफ्ट पूछा हुआ कंप्लीट करनी, तो हेमी सेक्शन ही होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एथेरोस्क्लेरोसिस विच पार्ट ऑफ वेसल अफेक्ट इलास्टिक फाइबर्स है। तो जो आप इलास्टिक फाइबर्स मोस्टली जो ज़्यादा लचकदार होती है वही जो है अफेक्ट होती है। ये लाइन हमें याद करवाई थी, अब पीछे इसके पीछे लॉजिक है वो नहीं पता, ये वैसे मैंने सर्च करने की कोशिश की थी जब हम पढ़ रहे थे। इन एथेरोस्क्लेरोसिस विच पार्ट ऑफ वेसल इज मोस्ट अफेक्टेड इज इलास्टिक फाइबर। 104 है, चाइल्ड प्रेजेंट डार्क कलर्ड नेपी डार्क यूरिन एंड होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी विच लाइकली कैप्टोन्यूरिया। अच्छा, इसको हमें याद कराया होता है HOD कैप्टन। HOD क्या है? होमोजेंटिस HOD, ठीक है। H से होमोजेंटिसेड, O से ऑक्सीडेज और D से डेफिशिएंसी। HOD जो है आपका कैप्टन होता है अपनी वार्ड का ना, कैप्टन यूरिया। तो ये बच्चे ये जो है ना मैपल सिरप वाला जो है उससे कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो खैर इस निमोनिक से ना इससे कभी कंफ्यूजन नहीं हुई। HOD कैप्टन, तो होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी एल कैप्टन यूरिया। 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद ट्यूमर म्यूटेशन। तो ये आपकी फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है। एक तो ये ऑटोसोमल और इसमें ट्यूमर म्यूटेशंस भी होती हैं। 106 है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन मेनली थ्रू इंटरनल इंटरकोस्टल। इंस्पिरेशन है ना, अंदर लेके जाना होते हैं, मतलब इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होते हैं, मसल इंटरनल इंटरकोस्टल होते हैं, ठीक है। तो आपने याद करना है, जो इंस्पिरेशन है उसमें फोर्सफुली करो तो एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन क्योंकि आपका पैसिव वो है प्रोसेस, तो वो तो डायफ्राम वगैरह और इलास्टिक रिकॉइल वगैरह से हो रहा होता है आपका, ठीक है। लेकिन जब फोर्स करना होता है फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। तो इंस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंस्पिरेशन के लिए ओके। 107 है, फैटी पर्सन हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडियम विच टाइप ऑफ डेंजरस फॉर हार्ट। LDL, वही समझा आप, प्लानट वाला LDL। जो LDL सबसे आपका बैड लिपिड होता है, तो यही कल्प्रिट है। 108 है, वेसल एट द बेस ऑफ ब्लैडर लाइज इन विच लिगामेंट, डोर्सोलेटरली आता है। इसको हमें सर ने इस तरह याद कराया था। ब्लैडर को आप लोग समझो, अच्छा ब्लैडर को आप लोग समझो एक टीवी की तरह है, और उसके पीछे डोर्सो बल लगाई हुई है। आपने ये पिक्चर में हमेशा बना के रखी थी, क्योंकि बहुत आता है। ब्लैडर के पीछे आप डोर्सो लेटरली उसके पीछे डोर्सल साइड पे ना एक केबल से लगा दो, तो आपको हमेशा याद रहेगा ब्लैडर और डोर्सो लेटरल, ठीक है। ब्लैडर का जो लिगामेंट होता है वो डोर्सो लेटरल होता है। 109 है, पाकिस्तानी स्टूडेंट गॉट स्कॉलरशिप और अब्रॉड फॉर विच ही इज required MTB test. How are TB macrophages differ from normal? ज़रा फेगोसाइटोसिस इन्फेक्शन, ज़रा फेगोसाइटोसिस वगैरह हो रही हैं तभी आपको नेक्रोसिस मिल जाती है। नॉर्मल मैक्रोफेजेस में फेगोसाइटोसिस नहीं हो रही थी, नॉर्मल पर्सन है, नो इन्फेक्शन। 110 है, मेल विद, मैम पेज जी याद आ, a male with normal size skull and trunk and short extremities, musculoskeletal growth, genetic disease। अच्छा, जो सिर्फ आपके एक्सट्रीमिटी, ठीक है, बाकी किसी डिजीज में नहीं होता है, इनमें जो लिखी हुई है। 111 है, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर मेड्यूला B2। जो B1 है वो तो आपके हार्ट पे होते हैं, ठीक है। जो एपिनेफ्रिन का B2 होता है ना वो आपके इस पे होता है, एड्रिनल मेड्यूला पे। और ये लीवर वगैरह के लिए। complete intestine would be expected to have little effect on the resting rate of intestinal peristalsis, ठीक है। ये वजह इसको याद करना है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की डिनर्वेशन हो जाए तो बाकी की जो है अफेक्ट नहीं होगी, उसकी पेरिस्टालसिस वो नॉर्मल ही रहेगी। 113 है, मेल एल्कोहलिक एंड गुटका ईटर डेवलप नॉन हीलिंग अल्सर। तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ये माउथ का और होता है, जो गुटखा वगैरह खा रहे होते हैं इनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। 114 है, न्यूबॉर्न इज ब्रॉट विद लंबोसेक्रल स्वेलिंग कंटेनिंग मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू। अच्छा, न्यूरल टिश्यू नहीं है, मेनिंजेस लेकिन है, तो ये आपका स्पाइना बाइफिडा विद, अगर मेनिंजेस भी ना होती, ये सिर्फ ऑफ ईयर और स्वेलिंग देते, तो फिर ओकल्टा देता, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। और अगर
देते हैं तो फिर ये आपका मेनिंजोमायोसील भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा 115 है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लिगामेंट डैमेजेस एंटीरियर डिसलोकेशन है तो पोस्टीरियर। अच्छा अब इसको इस तरह याद रखें, जो टिबिया है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब अगर एंटीरियर टिबिया अगर एंटीरियरली डिसलोकेट होगी तो एंटीरियर क्रूशिएट होगा, अगर टिबिया पोस्टीरियरली फीमर के ऊपर होगी तो पोस्टीरियर होगा। अब फीमर का उल्टा है, फीमर अगर एंटीरियरली टिबिया पे होगा तो पोस्टीरियर क्रूशिएट है, और अगर फीमर जो है टिबिया पे पोस्टीरियरली होगा तो एंटीरियर क्रूशिएट है। दोबारा से बताती हूँ, पहले तो हम टिबिया का समझ लेते हैं क्योंकि उसका तो एक जैसा है। टिबिया ने अगर टिबिया होगा ना डिसलोकेट फीमर के ऊपर, टिबिया हो रहा है, टिबिया अगर एंटीरियरली हो रहा है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और अगर टिबिया पोस्टीरियरली हो रहा है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और इसी तरह अब फीमर जो है, अगर वो फीमर डिसलोकेट हो रहा है एंटीरियरली तो फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट होगा, और अगर फीमर हो रहा है पोस्टीरियरली तो एंटीरियर होगा, और एंटीरियरली हो रहा है तो पोस्टीरियर होगा, ठीक है। फीमर का जो है इन्वर्स रिलेशन है, रिलेशन है। और ये एमसीक्यू आ जाता है, ये आपका वो लोअर लिमिट सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा 116 है इसमें 116 है डिजीज विल हैव डिक्रीज एल्बुमिन लेवल होता है, अगर क्रॉनिकली वहाँ पे डिजीज है तो आपका होगा। मोर सेल डिवीजन एंजाइम इन्वॉल्व इन शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए टेलोमरेज, हमेशा ये टेलोमरेज का आ रहा होता है शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। 118 है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन विच, ये न्यूक्लियस में होते हैं और बाकी मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्मिक। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स साइटोप्लाज्म में होता है, मेंडेलोकॉर्टिकॉइड्स कैंड्रोजन एस्ट्रोजेंस और विटामिन D3, और न्यूक्लियर जो है ना आपका वो थायराइड हार्मोन ही होता है। तो ऐसे पूछा होता है हमेशा। अच्छा अगला है मैं अ मैन वेटिंग फॉर द बस फ्रॉम 60 मिनट्स मॉडरेट हॉट एनवायरनमेंट हाउ बॉडी विल रेगुलेट टेम्परेचर। ये जो है फेशियल कंजेशन हो जाती है, कुटेनियस हाइपरीमिया, तो ये रेड फेस हो जाता है जब आप धूप में खड़े हैं, ठीक है। तो कुटेनियस हाइपरीमिया हो जाता है, ये उसका दिया हुआ है, धूप में खड़ा है बंदा। A 48-year-old woman presented with fever from 3 days. She has complained about urinary frequency. Besides flank pain, the white blood cells 35,000. What is the next best step? तो यूरिन एंड ब्लड कल्चर, ठीक है। यूरिन कल्चर आते हैं, इस दफ़ा इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि फीवर की वजह से हम ब्लड कल्चर देंगे, और यूरिनरी सिम्टम्स है तो हम उसके लिए ब्लड प्लस यूरिन कल्चर देंगे, ठीक है, दोनों के लिए। तो लेकिन अगर यूटीआई हो तो भी फीवर हो ही जाता है, खैर हम लोग की को फॉलो करेंगे, दोनों ऑप्शन दिए हुए तो हम लोग जो है यूरिन प्लस ब्लड कल्चर को करेंगे। 121 है बायोस्टैटिक्स डील विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये बस इसकी वो लिख। 122 है पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ये आपकी एल्बो पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है, और पोस्टीरियरली जो है ना यही डैमेज आपके पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट डैमेज हो रहा होता है। अच्छा 123 है पेशेंट प्रेजेंट विद सबकट ब्लीडिंग पेटिकिया एंड एकाइमोसिस विद कोआगुलेशन, तो ये वेस्कुलाइटिस में आपकी इस तरह से होता है सीबीसी और कोआगुलेशन प्रोफाइल। बाकी किसी में जो आपका हीमोफीलिया प्लेट एग्रीगेशन, इनमें जो है ना अब नॉर्मल मिलेंगे आपको फाइंडिंग्स, लेकिन वेस्कुलाइटिस में दोनों नॉर्मल होती हैं। 124 है पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर डिक्रीज प्लेटलेट्स एंड ब्लडी डायरिया पेरिफेरल शोज शिस्टोसाइटोसिस व्हाट इज लाइकली कॉज, ठीक है। डिक्रीज प्लेटलेट्स हैं और डायरिया है, और साथ ये शिस्टोसाइट्स जो है ना ये वो क्या कहते हैं उसको हेमोलिटिक एनीमिया की तरफ वो करें तो HUS होती है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, नहीं ये आई थिंक हेमोलिटिक यूरेमिक। तो ये रफ़ीका वो फर्स्ट टेबल है उसमें आई थिंक हेमाटोलॉजी में उसमें डिफरेंशिएट किया हुआ TTP को, HUS को और ITP को। अच्छा 125 है पेशेंट हैज टिंगलिंग सेंसेशन एंड हिज पेरिफेरल इन हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील रेज्ड MCV, और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, और इसको ये DCML के साइन दिए हुए, तो ये सीधा सीधा आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, जिसमें आपके CNS इन्वॉल्व के साइंस आ रहे होते हैं DCML के, और MCV भी इंक्रीज होता है। अच्छा 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटैच टू ग्रेटर ट्रोकेंटर,
तो ग्लूटियस मैक्सिमम होता है। जो आपके बाकी के हैं ना, मीडियस मिनिमस ऑपरेटर और परफॉर्मेंस, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से अटैच्ड होते हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो कहाँ अटैच होता है अगर वो ट्रोकेंटर पर नहीं होता तो? कोई अटैचमेंट ओरिजिन बताएगा मैक्सिमस मैक्सिमस? आप लोगों ने ये याद नहीं किया? अच्छा, जो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अटैच होता है। अच्छा, और जो आपका रेक्टस फेमरस है ना, वो एंटीरियर इंफीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, और जो सार्टोरियस है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ए एंटीरियर सुपीरियर से सार्टोरियस, AISI इंफीरियर इलियक स्पाइन से रेक्टस फेमरस, और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ग्लूटियस मैक्सिमस। ये ना वो एक मैंने पेज भेजा था, ये अटैचमेंट्स वाला, वो मैंने सारी बुक्स पढ़ी थी, तो जिन जिन मसल्स का पूछा हुआ था ना, मैंने वो कंपाइल किए हुए थे उसके ऊपर। वो मैंने ग्रुप में भेजा था अगस्त और नवंबर वाले में, क्योंकि वो आती है मसल्स से ना, रह जाना मेडिसिन में भी उतनी एनाटमी आती है और हर पेपर में आती है एनाटमी। अच्छा, 127 है, रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट केम पॉजिटिव एंड मैम आप वो दोबारा भेज सकते हाँ मैं दोबारा रिसेंड, हाँ मैं दोबारा आपको सारा मटेरियल दोबारा बल्कि सेंड कर देती हूँ। मैंने बहुत सारा जमा किया, मैंने फ़ोन चेंज किया है तो मैं लेकिन कुछ मेरी पिक्चर्स गैलरी में हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैं रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट के नेगेटिव, तो आपकी एक्यूरेसी होती है। 128 है, मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो ये आपका पिसी फॉर्म होता है, ये आपकी पिसी फॉर्म बोन से ना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की मीडियल अटैचमेंट होती है। 129 है, अच्छा 129 है, one of his motorcycle in a traffic on his shoulder on examination his upper limb was hanging by his side and he had loss of sensation on lateral arm। अब इस सारे में ना आपको लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ आर्म जो है ना, वो आपको बता देगी कि ये एक्सिलरी नर्व है। ठीक है, सिर्फ एक ही वो दिए हुए उन्होंने इतने बड़े, उसमें वो लॉस ऑफ सेंसेशन तो एक्सिलरी। अच्छा, अगर लेटरल होता तो कौन सी नर्व होती? Williams. हाँ, मस्कुलोपोटेमियस। Cutaneous हाँ जी। अच्छा, टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया है आपका, है ना, 6:10 हो गया, मैंने अभी देखा है। अच्छा, एक ही पेपर करना, मुझे था अच्छे से कर लें, क्योंकि एक पेपर में ना आपके बार बार आ रहे होते हैं, लॉजिक रहेंगे ना तो आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, कल से अगर आप लोग करेंगे ना तो फास्ट भी करवा दूंगी मैं। मेरी तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, मैं आ देती थी। क्या है 30, अच्छा 130 है, PPD ट्यूबरकुलिन टेस्ट डन ऑन टू अ पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स 15 mm एज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथमा। अच्छा, टीबी में और एमटीबी में, इसमें टेस्ट में ना ट्यूबरकुलम में होती है आपके हेल्पर टी सेल्स हैं। ठीक है, CD4 और ये बार बार आता है डिफरेंट स्टेम बदल बदल के, तो आप बस ये याद करो, हेल्पर टी सेल्स होते हैं आपकी, ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। 131 है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज सिक्रेशन विद द हेल्प ऑफ विच रिसेप्टर। एड्रिनल जो है ना आपका, एड्रिनल ग्लैंड आपका होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और जो आपके रिसेप्टर होते हैं वो निकोटिनिक कोलिनर्जिक होते हैं। और जो आपका है ना, ये क्रोमोफिन सेल पे स्टाइलकोलिन जो है एक्ट कर रहा होता है, और वहाँ से ना आपके कैटेकोलामीन्स को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, और वो जो रिसेप्टर वहाँ पे होते हैं वो निकोटिनिक कोलिनर्जिक होते हैं। अब इसमें से जो आप सिर्फ कोलिनर्जिक को, पहले आप इसको ना ऐसे समझें कि एड्रिनल जो उसमें आपके प्री गैंग्लियोनिक सीधा इनर्वेट कर रहे होते हैं। ये अच्छा, ये मैंने ना न्यूरो पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट बताया। प्री गैंग्लियोनिक आर्डे होते हैं, फिर आपका एक गैंग्लियन होता है, और फिर उसके बाद आपके पोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, वो है गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, लेकिन आपके एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, उसमें प्री गैंग्लियोनिक ही होते हैं। अब प्री गैंग्लियोनिक सब के सब एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहे होते हैं, तो आपके एसिटाइलकोलिनर्जिक वाले एड्रिनल ग्लैंड का दिया हुआ है, मतलब एसिटाइलकोलिन मतलब कोलिनर्जिक। अब दिया हुआ है मस्कुलिनिक, और इसमें निकोटिनिक जो है ना वो आपके एड्रिनल ग्लैंड में होता है। A patient had internal jugular lymph node biopsy neck region. After that, he developed numbness of earlobe.
ऑरिकुलर नर्व, ये हमेशा आती है नर्वनेस ऑफ ईयर लोब, ठीक है, तो वो ग्रेटर ऑरिकुलर होता है। लेकिन जो आपका प्रोटाइटस होता है ना, प्रोटेड ग्लैंड, वहाँ पे आप ओरिको टेम्पोरल को चूज कर सक वो करते हो। लेकिन आपकी नमनेस ऑफ एयर को आता है ना, तो फिर आप ग्रेटर और 133 है राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है इज एसोसिएटेड, राइट शिफ्ट है हर चीज़ इंक्रीज होगी, जो एक एक्सेप्शन है वो डिक्रीज पीएच है, लेकिन उसमें भी आपका एच पॉजिटिव तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, हर चीज़ इंक्रीज होगी, एच पॉजिटिव भी इंक्रीज होगा, तो एच पॉजिटिव इंक्रीज का मतलब है डिक्रीज पीएच, ठीक है। ये ट्रिक वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। 134 है अ मैन ऑफ कॉफी एंड इमेज ड्रॉ ऑफ शोल्डर एंड हैंड मूवमेंट, मतलब कि वो मग को हैंड और शोल्डर की मूवमेंट से पकड़नी पड़े, ये नहीं कि उसकी कोई मसल वीकनेस है हैंड में। कॉफी एंड इमेज ड्रॉ ऑफ शोल्डर एंड हैंड मूवमेंट ऑन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये इमेज का पूछ रहा है, मतलब कि वो अनेबल टू होल्ड तक नहीं रहना आपने, ये प्लानिंग होती है आपकी कि आपने ये मूवमेंट करनी है, उससे पहले आपके ब्रेन में ना प्री मोटर में प्लानिंग होती है, आप कोई भी मोटर फंक्शन करने से पहले में इमेज बनता है, मैं इसको इस तरह से करूँगी, इस तरह से, तो मोटर सेलेक्ट करना है आपने। यंग मेल हैड एन आरटीए व्हिच रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर, ही डाइड 5 days लेटर, ऑटोप्सी शॉर्ट सेरेब्रल प्रेडिक्ट किया है, वही आरटीए फ्रैक्चर है 5 days है, और जो है ना सेरेब्रल एम्बोलिज्म में ही होते हैं, और फ्रैक्चर के बाद 5 days बाद है तो भी फैट एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म लगा देना है। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बट ऑपरेशन का तो 2 दिन तक नहीं था। आफ्टर 24 आवर्स जो है 12 आवर्स जो है वो पल्मोनरी का होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, 5 days बाद तो भी आरटीआई के आपका फैट एम्बोलिज्म भी होता है, जब भी आरटीआई आएगा तो आपने फैट एम्बोलिज्म ही लगाना है, जितने मर्जी डे आवर्स वाला ना, आई थिंक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का होता है, और वो 12 आवर्स के बाद उसको कहते हैं। अभी आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, यही क्लियर हो गया? आरटी के बाद आपने ना फैट एम्बोलिज्म लगा देना, और ये जो सिर्फ इसी में शो हो रहे होते हैं, ये मैंने सिर्फ है। अच्छा 136 है पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाज टेकन टू हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग, इसमें उन्होंने कोई कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा लेबर पेन में है तो सीधा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाएगा, रास्ते में जाती है, ठीक है, लेबरिंग पेशेंट है। अच्छा 137 है पेशेंट इज हैविंग निस्टैग्मस व्हिच पार्ट ऑफ सेरिबेलम इज अफेक्टेड, जो आपका फ्लोकोनोड्यूलर लोब है ना, तो वो आपकी फ्लोकोनोड्यूलर, उसका ये फंक्शन होता है, ये पता नहीं क्या लोब फ्लोकोनोड्यूलर होता है। 138 है राइट वेंट्रिकल प्रेशर एट विच पल्मोनरी वेल्व ओपन, पल्मोनरी आप एओर्टा आपका जो है ना वो 80 पे होता है। राइट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल 25, राइट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल 0 to 8, और राइट पल्मोनरी वेल्व ओपन में 8 है और एओर्टा ओपन में 80 है, ठीक है। अच्छा 139 है कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी आईजीए डेफिशिएंसी होती है, और इसके इस दफा सिनेरियो तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ था, तो इसमें ना आपका मल्टीपल जो है ना रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं आपको, ठीक है। कुछ डिजीजेज है ये आपको बहुत कंफ्यूज कर रही होती है, मैं आपको इसका ये करा देती हूँ। जो एक्स लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा है ना, इसको ब्रूटन्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें डेफिशिएंसी ये होती है कि इसमें जो प्री बी होता है ना, वो बी सेल्स नहीं बन पा रहे होते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, प्री बी जो होते हैं वो आपके अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो उन्होंने बी सेल बनना होता है, लेकिन जो एक्स लिंक ब्रूटन एग्लोमेनीमिया ना, जो ब्रूटन्स डिजीज है उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। तो इसका ये है कि ये आपका 6 मंथ्स के बाद शो हो रहा होता है। आगे स्किड है, ठीक है, एडिनोसिन होती है और आपका प्यूरिन बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक है। ये भी ये सारे आपके ना इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है, इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। अब इनकी डिफरेंट जो है म्यूटेशंस वगैरह हो रही होती हैं, एज रिलेटेड भी ये लोग इनके वो होती है प्रेजेंटेशन। और आपका जो है ना वेरिएबिलिटी इम्यूनो डेफिशिएंसी करके एक है, उसमें वो लेटर इन लाइफ होता है, और उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती है आपकी। और जो बहुत ज़्यादा आता है ना वो कंबाइंड सीजीडी जो है, उसमें आपका क्लेब्सिला की इन्फेक्शन देते हैं बार बार, और वो सीजीडी का सीक्यू आता है, और इस दफ़ा इन्होंने आईजीए का काफ़ी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ये मैंने खैर उससे की थी रॉबिन से इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स ना। अच्छा कॉमन प्राइमरी इम्यूनो
ये एब्सेंट होता है, और जो CGD है वो उसमें क्लेब्सिया का बार-बार 40 है। Cell was on microscopic examination. Large mitochondrial densities are found, indicating irreversible cell injuries. ये large mitochondrial densities irreversible होती हैं आपको। 141 है, patient प्रेजेंट विद डायलेटेड एंड टोचो सुपरफिशियल वेन्स। ये आपकी जो है वेरिकोस वेन का वो दिया हुआ है, तो उसमें आपके वेल्स जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इनकॉम्पिटेंट इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वेल्स। अच्छा 142 है, एडिमा एसाइटिस इन लीवर प्रेजेंट इन ड्यू टू डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर। जो आपके लीवर है ना वो आपके ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज की वजह से उस एसाइटीज हो रही होती है, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह की वजह। जो जब भी आपके हार्ट रिलेटेड एडिमा होगा ना, कि उसमें हार्ट डिजीज कोई भी दी हुई है, वो आपका जो है ना ये क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, और जो आपकी एसाइटीज लीवर वगैरह की वजह से दी होती है उसमें डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। 143 पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक हैविंग कोलाना। अच्छा ESR 120 पोलीमाइल्जिया रोमैटिका, ये आपका जॉइंट सेल आर्थराइटिस है। ये पोलीमाइल्जिया रोमैटिका ना उसमें टेबल में दिया हुआ है जॉइंट सेल आर्थराइटिस के, और इसमें ही आपका ESR 120 होता है। और 100 से अबव आपका मल्टीपल माइलोमा में भी होता है वैसे ESR। कैट जॉइंट सेल आर्थराइटिस में जो है आपका पोलीमाइल्जिया रोमैटिका होता है। 144 है, पेशेंट हैज एम्फाइसीमा बैलेंस। ये एम्फाइसीमा का बहुत ज़्यादा आता है, इसमें रेस प्लाज्मा PCO2 होता है आपका, ठीक है। 142 है, ड्रेनेज ऑफ। अच्छा ड्रेनेज जो है आपके ना ड्यूरल साइनसिस में होती है। ये इस तरह मैंने याद किया होता है, डी से ड्रेनेज, डी से ड्यूरल साइनसिस। इधर ऑप्शन नहीं है तो एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, क्योंकि वो ड्रेन होके ना उसने अब्जॉर्ब एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन में ही होना है। तो ड्रेनेज ऑफ CSF अकर इन एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस, ठीक है। डी से ड्रेनेज, डी से ड्यूरल साइनसिस, ये इसका MCQ ड्यूरल साइनसिस वाला ही आता है। ऑप्शन ग्रेनुलेशन। 6 लीड टू ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस जब भी आएगी ना फीमर की, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपने चूज करनी है। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस के साथ आपकी हमेशा मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। 147 है, मोस्ट कॉमन फीचर इन इस्कीमिया इंजरी साइटोटॉक्सिक सेल इंजरी एंड बर्न इंजरी। इन सब में जो है ना आपकी ROS रॉस जो है ना रैपिड ऑक्सी नहीं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, तो वो बनती है सब में, ठीक है। वो आपके बस ये इन्फेक्शन जाती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, वो आपके। अच्छा 148 न्यूप्लेसिया हैज पेरेन्काइमा एंड माइक्रो इन्वायरमेंट्स माइक्रोन्स माइक्रो इन्वायरमेंट अंदर सारा कुछ आता है, सेम आता है इसमें। स्ट्रोमा भी होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल भी होगी, और वेसल्स भी होंगी, ठीक है। तो जब आपको पूछे न्यूप्लेसिया हैज पेरेन्काइमा एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, तो इसमें आपका स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल और वेसल्स। अच्छा आगे है 149 हाइपर किलीमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैसिड पैरालिसिस। हाइपर किलीमिया से आपका फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, ठीक है। एक और भी DK का पेशेंट है या कोई डिजीज है उसमें हाइपर किलीमिया हुआ है, तो वो किस इमरजेंसी के साथ, वो किस मतलब सिम्टम के साथ आएगा आपकी ER में, तो वो फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ आएगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज अफेक्टेड बाय VIP, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अफेक्ट करती, VIP अफेक्ट होती है। बफर फाउंड एक्सक्लूसिव सिस्टम जो है वो अम्यूनिया होता है। मेजर ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर इन। अच्छा प्लाज्मा बफर आपका, RBC बफर आपका HB होता है, और मेजर इंटरसेलुलर बफर प्रोटीन होता है। रीनल एक्सक्लूसिवली होता है वो आपका अमोनिया होता है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स मीजनर्स कॉर्पस्कुलर होते हैं, और फ्रीनम एंडिंग्स ग्रेटर देन मीजनर्स कॉर्पस्कुलर, ठीक है, आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं। 153 एंड हैंगिंग सडन डेथ अकर्स ड्यू टू ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। तो ओडोंटोइड प्रोसेस का ही हमेशा आता है, तो वो आपकी हैंगिंग में जो है वो ब्रेक हो जाती है। अच्छा 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज लाई बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम के जो पीछे वो आपके इंटरनल थोरेसिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। अच्छा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है। 155 है, 20 years यंग patient by presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and after mental status with the hallucinations.
विच अमंग फॉलोइंग इज ब्रेन ईटिंग। अच्छा ये पूरा सिनेरियो भी अगर आप ना देखो तो ब्रेन ईटिंग पैरासाइट क्या होता है, तो वो आपका नेगेटिव फॉलोअर ही होता है। कभी कभी दिया होता है कि स्विमिंग करके आया है या कराची का कोई सिनेरियो देता है, स्विमिंग करके बंदा है तो उसका ये हेलुसिनेशंस वगैरह, नेक स्टिफनेस, तो वो नेगेटिव फॉलोअर ही होता है। ये भी बहुत ज़्यादा। 56 है नाइसिन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे बताया नाइसिन डेफिशिएंसी जो है डिजीज़ को क्या कहते हैं, किस क्या कर कौन सी डिजीज़ होती है नाइसिन डेफिशिएंसी से? उसके हाँ उस, उसके 4 Ds बताओ। डिमेंशिया। डायरिया और डेथ। डायरिया। हाँ और डेथ। 156 है इन एंजाइमोलॉजी द टर्म मैक्स रेफर्स टू द मैक्सिमम रेट achieved by an enzyme when it is in saturate with substrate। अच्छा ये ना डेफिनेशन है, ये वी मैक्स की डेफिनेशन, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव्ड बाय द एंजाइम व्हेन इट इज सैचुरेट एंड विद सबस्ट्रेट। और वी मैक्स जो है मैक्सिमम एनालॉग मतलब मोस्ट एनालॉग होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। आपकी मैक्सिमम वी मैक्स जो है ना आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है, ठीक है। और ऊपर सारी जो है ना इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है बस कंफ्यूज करने के लिए। पर आप ये देखो मोस्ट एनालॉगस वी मैक्स जो है ना आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है। 158 है द पार्ट ऑफ द प्रोटीन जोना प्लूसिडा। ये जो जिसमें जोना प्लूसिडा को वो कर रहा होता है ना डाइजेस्ट, उसको कहते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। तो वो आपके एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। 159 है थेराप्यूटिक विंडो ऑफ ड्रग जो है इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन। इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन। अब इसकी निमोनिक है डीपी इज विंडो रेंज। तो डी और पी जो है डोज और पोटेंसी, इज आईएस इंडेक्स सेफ्टी विंडो और रेंज ऑफ डोज, ठीक है। तो इधर इन्होंने जो है ना तो ड्रग ऑफ इंडिकेट्स ब्लड इफेक्टिवनेस मतलब एफिकेसी, ठीक है। तो इधर जो है ना इनका इसका सबसे बेहतरीन यही है इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन, ठीक है। रेंज ऑफ डोज इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन विंडो का। ट्रॉली अकर्स इन 6 आवर्स। ट्रॉली होती है ट्रॉली होती है आपकी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड। तो वो ट्रांसफ्यूजन के ना 6 आवर बाद होती है। ये एमसीक्यू आता है और आपने 6 आवर को सिलेक्ट करना है। विद आइलियर इन्फेक्शन व्हाट कुड बी पॉसिबल कॉज लोअर लोअर, इनमें से सिर्फ जो है ना लोअर लोअर आई इन्फेक्शन करवाती है। उन्होंने दिया होता है कि वर्म ही आपकी आई के अंदर होता है, ठीक है। आगे आपका आ जाता है जीवीए न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये आपका न्यूक्लियस सोलिटोरियस में जीवीए आपका पड़ा होता है सोलिटेरियस में। अब मैं आपको ना ये बता देती हूँ, जीवीए ऐसे बड़ा कंफ्यूजिंग है। जो एफरेंट है मतलब जनरल है, स्पेशल नहीं। और विजल एफरेंट है मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रही है ब्रेन की तरफ। तो वो आपकी ऑर्गन से लेके जा रहा होता है, थोरेसिक और एब्डोमेन से ना आपका वो सेंसेशन वो लेके जा रहा होता है ब्रेन की तरफ। तो एसवीए है जो आपकी स्पेशल विजरल एफरेंट है, वो टेस्ट के लिए लेके जा रहा होता है ऊपर, वो इससे ही जा रहा होता है, ठीक है। स्पेशल आ गया तो टेस्ट, जनरल आ गया तो ऑर्गन्स गया विसराज ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमेन। अब आपके आगे है जीवीई जनरल विजल इफरेंट, मतलब ब्रेन से एक ऑर्डर्स आ रहे हैं, मोटर ही होगा ना। तो यहाँ के ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को के लिए लेके आ रहे होते हैं जीवी, ठीक है, डोर से रूट। और एसवी अब स्पेशल जो है स्पेशल विजरल इफरेंट मतलब ब्रेन से आ रहे इफरेंट है। और स्पेशल है तो आपके स्केलेटल मसल्स के, वो एम्बिगुअस में पड़ा था उनका न्यूक्लियस। तो वो इफरेंट जो है उसका एम्बिगुअस में पड़ा था। स्पेशल एफरेंट जो है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, ये सेंसरी एफरेंट है तो ये सेंसरी लेके जा रहा होता है आपके ये स्केलेटल और से, और मैंने क्या लिखा हुआ है स्किन से और स्केलेटल से, ठीक है, मसल से ये लेके जा रहा होता है सेंसरी। और ये ट्राइजेमिनल का होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। इसमें से ये वैसे सोलिटेरियस वाला ही आता है जीवीए या एसवीए वाला। ये है विच स्ट्रक्चर इज ट्रांसमिटेड मिश्री वेन। ये मिश्री वेन ओवेल से भी जा रही होती है और सीकम से भी। 164 है ओवेरियन कैंसर फर्स्ट मेट्स टू पैरायोटिक लिम्फ नोड्स। पैरायोटिक में आपके टेस्टिस की भी जा रही होती है ड्रेनेज, ओवरी की भी और यूट्रस की भी और किडनीज की भी, ठीक है। स्क्रोटम का भी एक वैसे सीक्वेंस है तो उसमें पहले आती है aortic की है शायद। अच्छा 165 है हाउ आर डॉक्टर कैन ट्रीट पेशेंट्स प्रॉपरली एक्टिव लिसनिंग, ये भी अच्छा अच्छा हाउ आर डॉक्टर कैन ट्रीट पेशेंट्स प्रॉपर।
मिडल स्टिक की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपकी हेबी के बाद आपकी हेपेटाइटिस सी की होती है और एचआईवी है ट्रांसमिशन की ना। तो 30% आपकी जो है उसके नियरली इधर 27 दिया हुआ है, सी की 3 होती है, 0.3 होती है। Is to fever, cough and myalgia. He is having bony pain. Now symptoms has progressed to bone and there is iliac bone. अच्छा, ये फीवर कफ माइल्जिया ये टीबी की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने मजीद रूल आउट करने के लिए बोनी डिजीजेस को एएलपी नॉर्मल दे दिया है। ठीक है, तो ये आपका बोन टीबी है। बाकी आपके बोन जो भी डिजीज होती है ना उनमें एक तो इनमें ये सिम्टम्स नहीं होते सिवाय टीबी के, और दूसरा एएलपी नॉर्मल नहीं होता बोनी ट्यूमर्स में। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एचएलए, अच्छा ये आपने बताया नहीं आगे करने के लिए। For HLA is bone marrow deficiency, following factor deficiency 2, 7, 9, 10। अब इसको मैंने इस तरह याद किया था 1972, तो वो 19 में 10 और 9, 72 7 और 2। ठीक है, विटामिन के जो डेफिशिएंसी फैक्टर्स को अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, 170 डिनर्वेशन ऑफ किडनी विल कॉज इंक्रीज यूरिन फ्लो, किडनी रीनल इफरेंट नर्व थर्स्ट इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो लीडिंग टू इंक्रीज, जितना ब्लड फ्लो आता जाएगा उतनी आपका जो यूरिन की प्रोडक्शन होती जाएगी। थिनार स्पेस एब्सेस विच स्ट्रक्चर विल बी अफेक्टेड, फर्स्ट लम्ब्राइकल। ये जो थिनार स्पेस कहते ही आपके जो है ना मोस्ट मोबाइल पोर्शन ऑफ पाम होता है और ये थंब की एबडक्शन और रोटेशन वगैरह करा रहा होता है ना, तो ये फर्स्ट लम्ब्राइकल ही होता है, मतलब कि उधर ही ड्रेनेज भी ड्रेनेज कर देते हैं सेप्सिस की, तो ये आपका फर्स्ट लम्ब्राइकल होती है थिनार स्पेस। 172, a young healthy patient with no comorbidity with RTA, leg stitching done. He was kept on antibiotics and but fluid continued to discharge. The skin wound even after 3 weeks. तो इसमें फॉरेन बॉडी होती है। ठीक है, ग्रोथ नॉर्मल है उसकी बोन की, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपकी फॉरेन बॉडी का वो है। ये इसमें वाइल्ड डूइंग Splenic vessel need to be ligated. They are present in which ligament? तो लिनोरेनल, स्प्लिनोरेनल भी होता है, लिनोरेनल भी होता है ये। अच्छा, इसमें जो है गैस्ट्रोस्प्लिनिक दिया हुआ है, तो इसमें आपके ना शॉर्ट होते हैं, स्प्लिनिक की ब्रांच होती है ऊपर की तरफ स्प्लिनिक में होती हैं, और जो है आपका गैस्ट्रो हिपैटिक में आपकी गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, और गैस्ट्रोकोलिक में आपकी गैस्ट्रो एपिप्लोइक होती है, और हिपैटोडोडेनल में आपकी जो है पोर्टल ट्रायड होती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, 175 है आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला। एक तो मेस्टेक्टमी दी हुई है, दूसरी विंगिंग ऑफ स्कैपुला, वो फीचर जो है, और इस लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होती है। आइलियल रिसेक्शन डन विच व्हाट मेड सर्जन टू बिलीव इट्स आइलियम, तो प्रेजेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विद लेमिना प्रोप्रिया। तो लिम्फोइड टिश्यू आपके सिर्फ आइलियम में होते हैं जिनको पायर पैचेस भी। ठीक है, ये हो गया सर्जरी का आपका पेपर डन। ठीक है, समझ आया है, सही पढ़ाया है, आप लोगों को फ़ायदा हुआ है? जी मैम, बहुत ज़्यादा। तो ना हमेशा निमोनिक्स, लेकिन निमोनिक्स बार बार रेपिटेशन से याद होते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की आसपास की लाइंस हो ना, तो आपको थोड़ा स्टेम चेंज का भी फ़ायदा होता है, मतलब कि अगर स्टेम चेंज कर देंगे तो भी आप जो है ना उनको कर। ठीक है, चले